ये सीरीज अभी कुछ ही दिन पहले आई है और इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये दो अलग अलग दुनिया की कहानी है। इन दोनों ही वर्ल्ड्स में कल्टीवेशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जहाँ पहली वर्ल्ड में कल्टीवेशन की एक लिमिट है, वही दूसरे वर्ल्ड में इसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पर कल्टीवेटर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए इमॉर्टल स्टेज तक भी पहुँच सकता है। वैसे तो ये दोनों वर्ल्ड्स आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन जो इमॉर्टल वर्ल्ड है उससे मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का रास्ता नहीं है। सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड में जाया जा सकता है, और जो भी कल्टीवेटर उस इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहता है उसे वहाँ जाने के लिए पहले कल्टीवेशन के एक सर्टेन लेवल तक पहुँचना होगा और फिर एक टेस्ट को पास करना होगा। वैसे इस कहानी के मेन कैरेक्टर, जिसका नाम जाओ शेन है, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो उस इमॉर्टल वर्ल्ड में जाए और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, और ना ही वो अभी उस सर्टेन लेवल तक पहुंचा था जिसके बाद वो उस टेस्ट को दे सके। लेकिन गलती से वो उस इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वापस नहीं लौट सकता था। इस वजह से वो फैसला करता है कि वो यहाँ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आज तक जो चीज नहीं हुई वो कर कर दिखाएगा। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला, और यही चीज हम इस कहानी में देखेंगे। वैसे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आपको इस कहानी में जरूर मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत एक ओल्ड मैन और एक छोटे बच्चे से होती है। ओल्ड मैन अभी इस छोटी बच्ची को एक एंशिएंट टेम्पल में लाए हुए थे। यहाँ वो उसे इमॉर्टल वर्ल्ड की स्टोरी सुना रहे थे। वो उसे वहाँ की सारी जानकारी देते हैं, जैसे कि वहाँ जाने के लिए जिस सर्टेन लेवल तक पहुँचना होता है उस लेवल को निर्वाण रियलम कहा जाता है। जब कोई कल्टीवेटर निर्वाण रियलम में पहुँच जाता है तो वो हेवनली गेट्स को ओपन करवा सकता है। हेवनली गेट ही वो रास्ता है जो कि इस मॉर्टल वर्ल्ड से किसी भी कल्टीवेटर को इमॉर्टल वर्ल्ड तक ले जाते हैं। लेकिन इस दौरान उस कल्टीवेटर की सोल और साथ ही उसकी माइंड दोनों ही बहुत ज्यादा कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी वो छोटी बच्ची ओल्ड मैन से पूछती है कि आप तो इतने ज्यादा ताकतवर हो, फिर आप कभी इमॉर्टल वर्ल्ड क्यों नहीं गए? इस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अब ये उनका ड्रीम है कि वो छोटी बच्ची वहाँ जाए। जो सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं पूरी मेहनत करूंगी और उस वर्ल्ड में जाकर दिखाऊंगी। उस छोटी बच्ची का नाम लैन न्यू है। वैसे अब कहानी सीधा यहाँ से 10 साल बाद पर शिफ्ट होती है। लैन न्यू ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। इन 10 सालों में वो निर्वाण रियलम तक पहुँच चुकी है। अभी वो हेवनली गेट्स को ओपन कर इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर करेगी। इस चीज से उसका जो गांव है, जिसका नाम होंगशन पीक है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। वो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ एक फंक्शन रखते हैं। आज का दिन बिल्कुल त्योहार की तरह लग रहा था। वैसे होंगशन पीक के लोगों को लैन नुओ डिवाइन मेडन कहते हैं और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे अभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वहाँ पर कुछ सीक्रेट गार्ड्स भी तैयार थे जो कि बाकियों पर नजर रख रहे थे। हालांकि इस दौरान उनकी नजर जाओ शेन पर पड़ती है। वो जाओ शेन को देखकर हैरान थे, क्योंकि जाओ शेन होंगशन पीक से बिलोंग नहीं करता है। जाओ शेन असल में जूलोंग विलेज नाम की एक जगह से आया है। देखा जाए तो जाओ शेन वैसे तो निर्वाण रियलम से बहुत नीचे है, लेकिन उसकी बॉडी में किसी तरह की मिस्टीरियस पावर है जिसे अभी तक वो मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन उस पावर का जो ऑरा है वो यहाँ के गार्ड्स ने महसूस कर लिया था, इसलिए वो जाओ शेन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। जाओ शेन अभी आगे बढ़ रहा था, जिस दौरान उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से वो एक सुनसान टाइप के रास्ते पर आ जाता है। यहाँ वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। जाओ शेन आगे बढ़ते वक्त इस चीज का पता लगा लेता है कि असल में ये 7 लोग हैं। वैसे जाओ शेन असल में उस हेवनली गेट को ओपन होते हुए देखने के लिए आया था। वो यहाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया है, लेकिन ये लोग बाद में उस पर हमला करेंगे, इसलिए वो पहले ही इनसे कह देता है कि मैं तुम्हारी प्रिंसेस के बारे में जानता हूँ। अगर तुम सामने आकर बात सुलझाना चाहो तो हम शांति से बात कर सकते हैं। लेकिन इतना जानने के बाद उन 7 गार्ड्स ने जाओ शेन पर हमला करना शुरू कर दिया था। जाओ शेन उनके वेपन से बच जाता है और यहाँ पीछे आ जाता है। वो वेपन सीधा आकर कुछ बैम्बूज से टकराते हैं और उनमें आग लग जाती है। अभी वो गार्ड्स कह रहे थे कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर हमारा सामना करो। जाओ शेन जानता था कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो वहीं पड़ा एक जलता हुआ बैम्बू उठा लेता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों ही तरफ से लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। हालांकि जाओ शेन अकेला है, लेकिन फिर भी वो यहाँ उन गार्ड्स को बहुत ही इजिली हरा रहा था। जाओ शेन और उन गार्ड्स का लेवल लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी जाओ शेन उन पर भारी पड़ रहा है। वो बहुत ही स्पीड से सभी गार्ड्स को हरा देता है। अभी उन गार्ड्स का लीडर ये देखकर हैरान था, लेकिन वो भी अब जाओ शेन से लड़ने के लिए आगे आ चुका था।
जाओ शैन उससे कहता है कि तुम जिस वजह से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब वो बता रहा था कि वो यहाँ पर डिवाइन मेडन के काम में दखल देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है, लेकिन उस लीडर को भरोसा नहीं था। साथ ही अब बात उसके ईगो पर आ चुकी थी क्योंकि उसके सारे साथी हार चुके थे। इस वजह से वो अब जाओ शन को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है, लेकिन यहाँ जाओ शन उसके हमले को रोकते हुए उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। असल में जाओ शन ने फाइट के दौरान उस बैम्बू को उन्हीं में से एक गार्ड की तलवार के साथ स्विच कर लिया था। वैसे अभी वो लीडर कह रहा था कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो प्रिंसेस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हालांकि जाओ शन जानता है कि उसके ऊपर जिस तरह का इल्जाम लगा है उसके बाद प्रिंसेस वैसे भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वैसे अभी उस असली इल्जाम के बारे में अभी हमें आगे पता चलेगा। अभी यहाँ जाओ शन उस तलवार को खींचते हुए उस लीडर को वहीं खत्म कर देता है। साथ ही बाकी गार्ड्स भी उसने मार दिए थे, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन इतने में ही उसकी तरफ कोई हमला करता है। ये प्रिंसेस की 4 मेडन्स थी। ये यहाँ जाओ शन के करीब आते हुए जाओ शन को बताती है कि प्रिंसेस उसे मिलने आ रही है, इसलिए उसे अपने घुटनों के बल आ जाना चाहिए। हालांकि जाओ शन यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि वो और प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो चारों मेडन्स उस पर अपने रिबन से हमला करते हुए उसे पकड़ लेती हैं और घुटनों के बल ले आती हैं, जिसके बाद वहाँ पर जाओ लिन की एंट्री होती है। ये वही लड़की है, यही लड़की इनकी प्रिंसेस है। वैसे जाओ शन अभी जाओ लिन से कह रहा था कि मैं सिर्फ यहाँ पर हेवनली गेट को ओपन होते हुए देखने आया था। मेरा ना ही उस लड़की की डेथ से कोई कनेक्शन है और ना ही यहाँ के किसी थ्रेट से कनेक्शन है। जाओ शन अभी किसी लड़की की बात कर रहा था। जाओ शन बताता है कि उस लड़की ने क्लिफ से कूद कर जान दी थी, या फिर अगर कोई भी रीजन है तो वो चीज जाओ शन को नहीं पता क्योंकि जाओ शन का उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जाओ लिन उस पर भरोसा नहीं करती। वो अपनी मेडन्स को ऑर्डर देती है कि उस लड़के को खत्म कर दो। हालांकि अब जब वो मेडन्स अपने रिबन्स को खींचने लगी थी तो जाओ शन को मजबूरन अपनी पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जाओ शन की बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सील है जिसका वो अभी इस्तेमाल कर रहा था। इसकी मदद से वो अभी उन रिबन्स को काटते हुए हमला करना शुरू कर देता है। जो देख जाओ लिन कहती है कि अच्छा तो तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो। हालांकि जाओ लिन समझ चुकी थी कि उसकी मेडन्स यहाँ जाओ शन को नहीं हरा सकती, इसलिए उसे ही आगे आकर फाइट करनी होगी। हालांकि तभी जाओ शन उस पर हमला कर देता है। जाओ शन इस वक्त अपनी उसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। उस टेक्निक को हेवनली मेथड कहा जाता है, जिसमें जाओ शन किसी तरह की हेवनली गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वो इस एनर्जी को बैरियर, ब्लेड्स या फिर किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हालांकि यहाँ उन अटैक्स का भी जाओ लिन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वैसे तो ये एक हेवनली लेवल की टेक्निक है, लेकिन जाओ शन अभी इसके फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया है। इसी वजह से जाओ लिन उसके हर एक अटैक को रोकते हुए उसे पीछे हटा देती है और अपनी तलवार लेकर उस पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए जाओ शन उस गोल्डन एनर्जी से एक शील्ड क्रिएट करता है जिसकी कई सारी लेयर्स थी। लेकिन फिर भी वो लेयर्स अभी जाओ लिन के हमले को नहीं रोक पा रही थी, इसलिए जाओ शन वहाँ से भागना ही सही समझता है। हालांकि जाओ लिन उसे भागने नहीं दे सकती, लेकिन वो यहाँ जाओ शन का पीछा करने लगी थी। वो यहाँ जाओ शन की स्पीड कम करने के लिए और उसे रोकने के लिए मल्टी कलर स्पॉट्स का इस्तेमाल करती है, जो कि सीधा जाओ शन की तरफ बढ़ रही थी। जाओ शन उनसे बचता है, लेकिन इस चीज से जाओ शन ये जरूर समझ चुका था कि इस तरह से वो शांति से उस हेवनली गेट को ओपन होता हुआ नहीं देख पाएगा। उसे यहीं रुककर पहले जाओ लिन को हराना होगा। इस वजह से वो रुक जाता है और अपनी उस गोल्डन एनर्जी को तैयार कर लेता है जाओ लिन पर हमला करने के लिए। हालांकि जाओ लिन भी पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपनी तलवार आगे कर ली थी और हमला करने के लिए वो बढ़ चुकी थी। जाओ शन भी अपनी पूरी पार से उस पर हमला कर रहा था, लेकिन जाओ लिन की एनर्जी की वजह से जाओ शन का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वो तलवार जाओ शन को लगने वाली थी। ये तलवार डायरेक्ट उसके फेस पर हिट करती है, जिसका मतलब वो यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन अचानक ही टाइम रुक जाता है। असल में अभी टाइम को लान न्यू ने रोका था। वो उन हेवनली गेट्स तक जाने वाली है। इस वजह से वो अपने होंग चेन पीक को एक बार शांति से देखना चाहती थी, क्योंकि वो यहीं पर बड़ी हुई है, इसलिए उसे यहाँ के लोगों की याद आएगी। और ये बात वो जानती है कि इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस नहीं आ सकती। अभी सभी को देखते वक्त उसकी नजर वहाँ जाओ शन और जाओ लिन पर पड़ती है। वो नहीं चाहती कि जब वो जा रही हो तो यहाँ पर खून खराबा हो। इस वजह से वो जाओ लिन की तलवार को थोड़ा सा मोड़ देती है, जिससे जाओ शन बच जाए, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
अब जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है, यहाँ जाओ शेन जाओलिन के हमले से बच चुका था। ये चीज पहले तो उन दोनों को समझ नहीं आती, लेकिन इस चीज को समझने का टाइम भी नहीं है, इसलिए जाओ शेन तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इस तरफ हम देखते हैं कि लैन नुओ भी हैंगिंग टेम्पल की तरफ आ चुकी थी। ये एक बहुत ही पुराना टेम्पल है और यहीं वो हेवनली गेट्स ओपन होते हैं। वैसे अब यहाँ आकर लैन नुओ उस प्रोसेस को शुरू करती है, जिसके बाद वहाँ हेवनली गेट्स अपीयर होते हैं। उन हेवनली गेट्स के पास यहाँ 2 गार्ड्स भी थे जो कि लैन नुओ का वेलकम कर रहे थे। साथ ही वहाँ उस गेट के अंदर से एक आवाज आती है। वो लैन नुओ को उन सीढ़ियों को चढ़ने का कह रही थी जो कि वहाँ सामने अपीयर हुई है। इस दौरान वो आवाज लैन नुओ को बताती है कि अब वो इमॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखेगी तो वो अपने मॉडल वर्ल्ड की सारी यादें भुला देगी। क्या वो इस चीज के लिए तैयार है? जिस पर लैन नुओ हाँ करती है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त वो अभी बाकियों के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो कुछ भी भूलना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से वो इतनी ताकतवर बन पाई है। लेकिन ये चीज वहाँ उस डिवाइन पार्क को पता लग जाती है जो कि अभी लैन नुओ से बात कर रहा था। इसलिए वो लैन नुओ से कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, और इतना कहकर वो उन हेवनली गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि हेवनली गेट को बंद कर दिया जाए, जिसके बाद वो गार्ड्स सीढ़ियों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लैन नुओ वहाँ से नीचे खाई में गिरने लगी थी। इस तरफ जाओ शेन भी वहाँ पहुँच चुका था और वो ये सब होते हुए देख रहा था। वो बहुत हैरान था। तभी जाओलिन उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो यहाँ जाओ शेन को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहती है। वैसे उस तरफ लैन नुओ जो कि अभी खाई में गिर रही है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। वो सोचती है कि क्या सच में मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ कि इमॉर्टल वर्ल्ड में नहीं जा सकती। हालांकि अगले ही पल वो खुद से कहती है कि नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं हार नहीं मान सकती। तभी वहाँ हम जाओ शेन और जाओलिन की फाइट पर आते हैं। वो लड़ते हुए यहाँ उस खाई के बिल्कुल कॉर्नर तक आ चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि कब वो उस खाई में गिर गए। हालांकि जब वो नीचे गिर रहे थे तभी उसी दौरान लैन नुओ एक हेवनली बर्ड पर खड़ी होकर सीधा उस हेवनली गेट की तरफ बढ़ने लगती है। उसने वहाँ उस डिवाइन पार्क के डिसीजन को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती है। वैसे तो वो डिवाइन पार्क यहाँ उन हेवनली गेट्स को ऑर्डर देता है लैन नुओ को रोकने के लिए, लेकिन वो गार्ड्स कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि लैन नुओ ने एक ही हमले में उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी लैन नुओ जब उस हेवनली गेट में एंटर कर रही थी तो यहाँ उसकी जो एनर्जी है वो नीचे की चीजों को भी ऊपर की तरफ खींच रही थी और वो हेवनली गेट बंद हो रहा था। ये एनर्जी जाओ शेन और जाओलिन को भी वहाँ उस हेवनली गेट के अंदर खींच ले जाती है। वैसे इस रास्ते के बीच जाओ शेन अभी अपनी फैमिली को याद कर रहा था और फैमिली के साथ साथ यहाँ रुओशी नाम की एक लड़की को याद करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो उसकी मॉर्टल वर्ल्ड की दोस्त थी और अब वो इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। जाओ शेन सोच रहा था कि शायद अब वो फिर से उससे कभी नहीं मिल पाएगा। हालांकि अब वो इमॉर्टल वर्ल्ड में आकर गिरता है। यहाँ जाओलिन उसके साथ नहीं थी, शायद वो किसी और जगह पर पहुंची होगी। वैसे अभी जाओ शेन नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। उसी दौरान हम वहाँ पास ही एक व्हाइट हॉर्स को देखते हैं जो कि हेवनली हॉर्स है। वो यहाँ जाओ शेन के पास आता है और जाओ शेन को होश में लाता है। जाओ शेन उसे देखकर एक बार के लिए घबरा गया था, जो देखकर वो हॉर्स भी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी दौरान वहाँ सामने पानी के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। असल में जाओ शेन जिस जगह पर आकर गिरा है, इस जगह को ड्रैगन आइलैंड कहा जाता है, जहाँ ये 8 आर्म्ड इविल ड्रैगन रहता है। इस ड्रैगन के रोर की वजह से अभी जाओ शेन के सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगा था। साथ ही उसके प्रेशर की वजह से आसपास की पहाड़ियां बिखरने लगी थी और साथ ही इससे जाओ शेन भी वहां से दूर फिर दूसरी तरफ गिर चुका था। वैसे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो यहाँ उठकर खड़ा होता है, लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार एक जिंदा ड्रैगन देखा है। अभी तक ड्रैगन सिर्फ उसने स्क्रोल्स में देखे थे। वैसे यहाँ जब वो आगे बढ़ रहा था तभी उसकी नजर वहीं पास ही रखे ड्रैगन एग्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान था। वैसे तो जाओ शेन को नहीं पता कि वो इनका क्या करेगा, लेकिन फिर भी ड्रैगन एग्स शायद बहुत ही रेयर चीज होती होगी। यही सोचकर वो उनमें से एक एग को उठा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। अभी वो जिस जंगल से होते हुए गुजर रहा था वहीं उसे एक मास्क पड़ा हुआ दिखता है जो कि जाओलिन का था। जाओ शेन समझ आता है कि जाओलिन अभी यहीं आसपास कहीं होगी, इसलिए उसे थोड़ा छुपकर रहना होगा, क्योंकि वो जाओलिन से फिर से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि फिर से फाइट कर पाए। हालांकि जब वो आगे बढ़ रहा था तभी वहाँ हम 2 लोगों को देखते हैं जिन्होंने जाओ शेन को देख लिया था। वो देखते हैं कि जाओ शेन के हाथ में ड्रैगन एग है।
उन्हें वो ड्रैगन एग चाहिए था, क्योंकि सच में ड्रैगन एग एक कीमती चीज है। यहाँ उनमें से एक मतलब वो लड़की जिसका नाम लियू यू है, वो कहने लगती है कि हमें इस लड़के को खत्म कर देना चाहिए। पर इस पर उसका वो साथी वैंग जिफेंग कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता कि ये कितने लेवल पर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए हम गलती नहीं कर सकते। पहले हमें इसका लेवल पता लगाना होगा। असल में ये दोनों इमॉर्टल वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये इमॉर्टल्स नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल के हिसाब से ये जाओ शन से ज्यादा लेवल के हैं। वैसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ बारिश होने लगी थी, इसलिए जाओ शन उस ड्रैगन एग को लेकर एक जगह आ जाता है जहाँ वो उस बारिश से बच सकता था। ये एक टेम्पल था, लेकिन यहाँ पर हर चीज टूटी हुई थी। हालांकि ये जगह अच्छी थी जाओ शन के रुकने के लिए। तभी वहाँ पर वैंग जिफेंग लियू यू पहुँचते हैं। जाओ शन उन्हें देखकर थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि वो पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड में किसी से मिल रहा है। अभी यहाँ वैंग जिफेंग और लियू यू अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बताते हैं कि वो अनडाइंग सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। वो यहाँ किसी चीज की तलाश में आए थे, लेकिन बारिश के चलते वो लोग भटक गए। वो यहाँ रुकना चाहते हैं। जाओ शन उन्हें आने देता है, साथ ही वो अपने बारे में भी बताता है कि वो मॉर्टल वर्ल्ड से आया है। वैसे उन्होंने वहीं आग जला ली थी और उस आग के आसपास बैठ गए थे कि तुमने कहा तुम मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो, इसका मतलब तुम भी निर्वाण रियलम पर होगे। वो बताता है कि उनके अनडाइंग सेक्ट का जो लीडर है वो भी मॉर्टल वर्ल्ड से आया था और वो भी निर्वाण रियलम पर था। वैसे इस दौरान जाओ शन वैंग जिफेंग से पूछता है कि आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेशन रियलम किस तरह से अरेंज की गई है, जिस पर वैंग जिफेंग बताता है कि वैसे तो कल्टीवेशन की कोई लिमिट तय नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ उन्होंने 5 स्टेप्स में कल्टीवेशन को बांट दिया है, जिनके 2 स्टेप्स के बारे में वैंग जिफेंग को अच्छे से नॉलेज थी। लेकिन ऊपर के जो 3 स्टेप हैं उनके बारे में वैंग जिफेंग ज्यादा नहीं जानता। और लास्ट में उसने इमोरालिटी, इसलिए उसे लगता है कि इमोरालिटी शायद आखिरी स्टेज होगी। बस इस दौरान वो बताता है कि एक रियलम से दूसरे रियलम तक पहुंचने के लिए टोटल 9 लेवल्स को पार करना पड़ता है। वैसे अब तभी लियू यू खड़ी होकर वहाँ जाओ शन के पास आते हुए पूछने लगती है कि तुम निर्वाण रियलम के कौन से लेवल पर हो। हालांकि इस दौरान वो जाओ शन को टच भी कर रही थी, जिससे कि वो जाओ शन के लेवल का पता लगा पाए। जाओ शन भी ये चीज समझ चुका था और वो जानता था कि इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। इसलिए वो उठकर कहता है कि ये आग बुझ रही है, मुझे लकड़ियाँ लानी होंगी। जिसके बाद वो लकड़ियाँ लेने चला गया था। अभी इस दौरान वो उनसे पूछता है कि ये जगह कौन सी है, जिसके बाद वो लोग उसे जगह बताने लगे थे। वो बता रहे थे कि ये ड्रैगन आइलैंड है, जहाँ हर सेक्ट के डिसाइपल्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वैसे उस दौरान वहाँ लियू यू ने वैंग जिफेंग को बता दिया था कि जाओ शन का लेवल बहुत कम है, वो शायद गलती से इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया है, इसका मतलब वो उसे आराम से खत्म कर सकते हैं। वैसे अभी वहाँ जाओ शन लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहा है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे थे और इस दौरान इन्होंने जाओ शन को बातों में लगा रखा था। ये जाओ शन को बताते हैं कि डिसाइपल्स यहाँ पर कई बार ड्रैगन एग्स को ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि ड्रैगन एग्स बहुत रेयर होते हैं। जो सुनकर जाओ शन समझ चुका था कि ये यहाँ जाओ शन का पीछा क्यों कर रहे थे और ये जाओ शन से चाहते क्या है, इसलिए जाओ शन तुरंत ही उस ड्रैगन एग को बाहर निकालता है जिसे उसने मिट्टी में छुपा दिया था। वो कहता है कि क्या यही है वो ड्रैगन एग, जो देखकर वैंग जिफेंग और लियू यू कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। जाओ शन उनसे कहता है कि इस तरह के ड्रैगन एग तो मैंने उस गुफा में बहुत सारे देखे थे, मुझे नहीं पता था कि ये कीमती चीज है, इस वजह से मैं सिर्फ एक ही लेकर आया। जो सुनकर वैंग जिफेंग और लियू यू के मन में लालच आ जाती है। वो कहते हैं कि क्या तुम हमें उस गुफा तक ले जा सकते हो। जाओ शन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अब अगले सीन में जाओ शन उन्हें उस ड्रैगन बीच पर ले आया था, जहाँ वो अभी उस केव की तरफ जा रहे थे जहाँ वो ड्रैगन एग्स रखे हुए हैं। यहाँ रास्ते में वैंग जिफेंग और लियू यू थोड़े पीछे थे। वैसे लियू यू अभी वैंग जिफेंग से कह रही थी कि ये लड़का इतना कमजोर है और इसका लेवल भी इतना कम है, फिर भी ना जाने ये कैसे इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया। इस चीज पर वैंग जिफेंग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ड्रैगन एग्स मिलने के बाद हम इसे खत्म कर देंगे। वैसे अब ये तीनों ही उस गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ सामने 3 और ड्रैगन एग्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर लियू यू और वैंग जिफेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तुरंत ही उन अंडों के पास आ चुके थे। यहाँ अभी लियू यू कह रही थी कि जाओ शन ने हमारी बहुत मदद की, इस चीज के लिए हमें उसे इनाम देना चाहिए। हालांकि जाओ शन मना करता है,
लेकिन इतने में ही लियू यू यहाँ जाओशन के पीछे आकर उस पर अपनी तलवार तान देती है। ये देख जाओशन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन उन लोगों ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि वो जाओशन को खत्म कर देंगे। हालांकि जाओशन ये बात ऑलरेडी जानता था, इसलिए वो इन्हें यहाँ लेकर आया, क्योंकि शायद वहाँ टेम्पल में फाइट करते वक्त वो इन्हें नहीं हरा पाता, इसलिए यहाँ सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसने टाइमिंग नोट की थी कि कब वो ड्रैगन बाहर आकर जोर से चिल्लाता है। जाओशन ये चीज पहले ही महसूस कर चुका है कि जब वो ड्रैगन चिल्लाता है तब उस समय कुछ सेकंड्स के लिए सामने वाला खुद का कंट्रोल खो देता है। जाओशन उस चीज को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है, इसलिए वो जानता है कि उसे किस तरह से उस आवाज से बचना है। इसलिए अब जैसे ही वो ड्रैगन बाहर आने वाला था तो वो गुफा हिलने लग जाती है, और अब ड्रैगन बाहर आकर जैसे ही चिल्लाता है तो इससे लियू यू और वैंग जिफेंग के सर में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो चुका था। जाओशन को पता था कि कब उसे अपनी जगह से हिलना है, इसलिए जैसे ही वो दोनों एक जगह पर फ्रीज होते हैं तभी जाओशन अपनी तलवार से यहाँ लियू यू को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो वैंग जिफेंग की तरफ बढ़ते हुए उसका एक हाथ भी काट देता है। वैसे तो वो वैंग जिफेंग को भी खत्म करने वाला था, लेकिन तब तक वो ड्रैगन वापस पानी में जा चुका था। इस वजह से वैंग जिफेंग की जान बच जाती है। हालांकि अभी वैंग जिफेंग इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था, साथ ही उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है कि अच्छा तो ये सब तुम्हारा ही प्लान था। इस पर जाओशन कहता है कि हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करने वाला था। वैसे अब यहाँ वैंग जिफेंग गुस्से में अपने एक ही हाथ से अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए जाओशन पर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे तो वैंग जिफेंग बहुत ताकतवर है, लेकिन अभी उसका एक हाथ कट चुका है। इस वजह से जाओशन पर वो उतनी बार से हमला नहीं कर पा रहा जितनी बार से वो पहले कर पाता। इस वजह से जाओशन उसे बहुत आसानी से हरा रहा था। पर अब वैंग जिफेंग समझ जाता है कि वो जाओ फेंग को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस चीज से उसकी बॉडी का सारा ऑरा रिलीज होने लगा था, जिस एनर्जी की वजह से वहाँ एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि यहाँ पर ये वैंग जिफेंग को भी खत्म कर देगा, लेकिन उसकी दोस्त मारी जा चुकी है, साथ ही उसका एक हाथ भी कट चुका है और वो ऐसे नहीं जीना चाहता। इसलिए उसने फैसला किया है कि वो खुद को तो मारेगा ही, पर जाओशन को भी साथ लेकर मरेगा। अभी उस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाओशन के ऊपर गिरना शुरू हो चुकी थी, लेकिन जाओशन भी सही वक्त पर अपने हेवनली मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन एनर्जी से बनी शील्ड को सामने ले आता है और पूरी बार से उसे रोकना शुरू कर देता है। वैसे तो जाओशन को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आखिर में एक धमाके के बाद जाओशन ने अपनी जान बचा ली थी। वैसे जाओशन को इस चीज से बहुत ज्यादा डैमेज आया था, पर उसकी जान बच चुकी थी, इसलिए इस डैमेज को तो वो कुछ टाइम में रिकवर कर ही लेगा। अभी यहाँ वो देखता है कि इस सेल्फ सैक्रिफाइसिंग स्पेल की वजह से वैंग जिफेंग मारा जा चुका है। इस वजह से वो उसकी तलवार अपने पास रख लेता है और बाद में उस गुफा से निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में उस ड्रैगन के आने का समय हो चुका था। वैसे अब यहाँ जंगल से गुजरते वक्त वो कह रहा था कि उसके पास कल्टीवेशन स्किल्स हैं ही नहीं, वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर अभी तक सरवाइव कर पाया है, इसलिए उसे जल्द से जल्द ऐसी मेथड्स का पता लगाना होगा जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाए, वरना इस तरह की दुनिया में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि जब वो अपनी तलवार देख रहा था तभी तलवार में उसे जाओलिन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसे देखकर जाओशन तुरंत खड़ा हो चुका था। अभी वो जानता है कि जाओलिन उस पर हमला कर सकती है, इसलिए वो पहले ही ये चीज कहने लगता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हम इस दुनिया में नए हैं और हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम अपनी दुश्मनी भूलकर ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ सरवाइव कैसे करना है। लेकिन जाओलिन इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस जाओशन को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो जाओशन पर फिर से हमला करना शुरू कर देती है। हालांकि तभी जाओशन एक पत्थर उठाते हुए सीधा उसकी तरफ फेंकता है, जिसे जाओलिन ने तो काट दिया था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर जाओशन वहाँ से भाग जाता है। अभी भागते हुए जाओशन एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ बड़े बड़े बीस्ट के कंकाल पड़े हुए थे, साथ ही आसपास बहुत ही ज्यादा फॉग थे, जिस वजह से दूर का कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। इतने में ही जाओलिन जाओशन पर हमला कर देती है। जाओशन नीचे गिर चुका था, हालांकि फिर भी वो उससे कह रहा था कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पर जाओलिन नहीं सुनने वाली थी। पर अब जब जाओलिन फिर से हमला कर रही थी तभी वो नोटिस करती है कि जाओशन के पीछे कोई है। ये एक बहुत बड़ा बीस्ट था, जिसे देखकर जाओलिन तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब जाओशन सरवाइव नहीं कर पाएगा।
जब जाओशन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक टायरानोसॉरस है। असल में ये एक डायनासोर है जो देखा जाए तो पहले ही इस धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में इमॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से शायद डायनासोर भी यहाँ इमॉर्टल्स ही हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत पावरफुल बीस्ट था, इस वजह से जाओशन घबरा चुका था। तभी वो बीस्ट जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से जाओशन वहाँ से दूर फेंक जाता है। जिसके बाद वो बीस्ट यहाँ जाओशन के पीछे आने लगा था। अभी दूर से ये चीज जाओलिन देख रही थी। वो समझ जाती है कि जाओशन अब नहीं बच पाएगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जाओशन जो कि अभी भाग रहा था, वो जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से वो उस बीस्ट से बच गया था। पर उसी दौरान वहाँ पर वो हेवनली हॉर्स आता है। वो जाओशन के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया था, क्योंकि वो जाओशन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन जाओशन उसे शोर न करने को कह रहा था। हालांकि उस हेवनली हॉर्स को लगता है कि शायद जाओशन उसे जाने का कह रहा है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी आवाज से यहाँ वो बीस्ट जाओशन के पास आ चुका था। वो जाओशन पर हमला करने वाला था, लेकिन सही समय पर हेवनली हॉर्स फिर से वहाँ आकर जाओशन को बचा लेता है। वो उड़ सकता है, साथ ही उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से वो उस बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ही वो बीस्ट उसके पीछे भागना शुरू करता है तो वो हेवनली हॉर्स वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट भी उसके पीछे चला गया था और इससे उसने जाओशन की जान बचा ली थी। जाओशन अभी इस चीज से बहुत खुश था और साथ ही वो उस हेवनली हॉर्स को शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन वो जा चुका है, इसलिए जाओशन भी वापस पहले के रास्ते लौट आता है। जाओशन सीधा उस टेम्पल में लौट आया था जहाँ उसने वो अंडा छुपा रखा है। अभी जाओशन आगे बढ़ते वक्त सोच रहा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इस तरह से तो वो इमॉर्टल वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। साथ ही यहाँ वो बेहोश हो चुका था। उसे अभी अपनी वही पुरानी यादें दिखाई दे रही थी। ये उसकी तब की मेमोरीज हैं जब वो ज़ूलिंग विलेज में रुओ शुई के साथ रहता था। रुओ शुई वही लड़की है जिससे जाओशन प्यार करता है। उसने जाओशन को एक ब्रेसलेट भी दिया था। हालांकि जाओशन कहता है कि ये किस तरह का ब्रेसलेट है, मुझे लगा तुम मुझे कोई अच्छा गिफ्ट दोगे। पर रुई शुई बताती है कि ये वो बहुत मुश्किल से एक ओल्ड मैन से लेकर आई है। हालांकि अगर जाओशन को ये चीज पसंद नहीं आई तो वो इसे वापस कर सकता है, लेकिन जाओशन बस मजाक कर रहा था। वैसे एक दिन रुई शुई ने जाओशन से पूछा था कि क्या जाओशन अपने कल्टीवेशन को बढ़ाकर इमॉर्टल वर्ल्ड जाएगा, जिस पर जाओशन ने उसे जवाब दिया था कि इमॉर्टल बनना बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन अगर वो इमॉर्टल वर्ल्ड चला गया तो उसे रुई शुई को भूलना होगा, इसलिए वो कभी वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अब आज हालात कुछ और हैं, क्योंकि अभी वो इमॉर्टल वर्ल्ड में है। वैसे जाओशन यहाँ अभी बेहोश था, लेकिन उसकी बॉडी से जो खून निकल रहा था वो बारिश के पानी के साथ मिलते हुए सीधा उस ड्रैगन एग पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एग अचानक जाओशन को एनर्जी प्रोवाइड करने लगा था। इसी वजह से ये ड्रैगन एग्स बहुत ही ज्यादा रेयर माने जाते हैं। अभी उस एग के अंदर की मिस्टीरियस एनर्जी जाओशन की बॉडी पर लगी हुई चोटों को हील कर रही थी। साथ ही उसकी बॉडी पर कुछ इंस्क्रिप्शन बन जाते हैं जो कि उसकी कल्टीवेशन में हेल्प कर रहे थे। यहाँ अभी जाओशन उसी मेथड को कल्टीवेट कर रहा है जिसे वो बचपन में सीखना चाहता था। ये वही हेवनली मेथड थी। जाओशन हमें बताता है कि जब वो रियल वर्ल्ड में था, मतलब मॉर्टल वर्ल्ड में था, वहाँ उसे इस टेक्निक के बारे में बचपन में पता चला था। ये हमेशा से उसके सोल सी में थी, लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड में इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वो इसे कल्टीवेट कर पाए। लेकिन इमॉर्टल वर्ल्ड में इतनी एनर्जी है कि इस वजह से जाओशन यहाँ उस मेथड को मास्टर कर लेता है। हालांकि अभी इसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए जाओशन को इसकी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पर वो जानता है कि यहाँ इमॉर्टल वर्ल्ड में रहते हुए वो ये चीज भी कर लेगा। वैसे अब यहाँ कल्टीवेशन पूरी कर जाओशन उस आइलैंड से बाहर की तरफ देख रहा था। ये ड्रैगन आइलैंड है और जाओशन को यहाँ से निकलना है, क्योंकि जाओशन आगे सफर कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी सामने से उसे एक बड़ी सी जहाज आती हुई दिखाई देती है। जाओशन सोचता है कि शायद ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। ये जहाज असल में गू फैमिली की थी। गू फैमिली का यंग मास्टर अपने कुछ गार्ड्स और जनरल के साथ यहाँ ड्रैगन आइलैंड पर आ रहा है, जिससे कि वो यहाँ के रिसोर्सेज ले जा सके, क्योंकि ये रिसोर्सेज कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इस यंग मास्टर का नाम गू लुओ है और जिस जनरल के साथ ये आया था उसका नाम गू यान है। अभी जब ये आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक वो जहाज हिलना शुरू हो जाती है। वो उस इविल ड्रैगन की वजह से हिल रही थी जो कि पानी के अंदर रहता है।
इस चीज से वहाँ के गार्ड्स घबरा चुके थे। वैसे अचानक ही वो जहाज टूटने लग जाती है। ये सब वो इविल ड्रैगन कर रहा था, जिस वजह से यहाँ गुलुओ की वो दोस्त पानी में गिरने वाली थी। गुलुओ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता, बल्कि अब वो खुद भी वहाँ पानी में गिरने वाला था। हालांकि तभी वो जनरल गु यान वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वैसे जाओ शन अभी दूर से ये सब देख रहा था। वो जहाज डूबते हुए देखता है और उसे लगता है कि शायद सभी डूब चुके हैं। वो सोचता है कि पानी के रास्ते से यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो इविल ड्रैगन किसी भी जहाज को ना ही आने देगा और ना ही जाने देगा। वैसे अभी जाओ शन को थोड़ी भूख लग रही थी, इस वजह से वो वहाँ से वापस पीछे आ जाता है। यहाँ वो एक बीस को ढूंढता है और उसे मारकर वहीं आग जलाकर उसे पकाने लगता है। अभी जब वो ऐसा कर रहा था, तभी वहाँ उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा सा घबरा चुका था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। ये असल में एक जाइंट एप था, जो कि उस खाने की स्मेल से यहाँ आया था। जाओ शन उसे देखकर घबरा चुका था, क्योंकि वो इतने बड़े बीस से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। इसलिए वो खाना उसकी तरफ फेंकते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाइंट एप उस खाने को खत्म कर कर जाओ शन को पकड़ लेता है। जाओ शन उससे लड़ नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था और जो वो करने आया है उसे करने देता है। हालांकि अब वो बीस्ट यहाँ जाओ शन को ही पकड़ लेता है और उसे सीधा अपने घर ले जाता है। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर था, वो यही रास्ता है। वो यहाँ पर आकर जाओ शन को छोड़ देता है। ये चीज जाओ शन को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उस जाइंट एप ने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई थी। इस वजह से जाओ शन को भी उस जाइंट एप से खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इतने में ही वो जाइंट एप जाओ शन के सामने एक दूसरे बीस को लाकर पटक देता है। इस चीज से जाओ शन समझ चुका था कि जाइंट एप को खाना पकाना नहीं आता और ना ही उसे आग जलाने आती है, इसलिए वो जाओ शन से सेम वैसे ही खाना पकाने को कह रहा है। जाओ शन ये चीज समझ चुका था, इसलिए वो लकड़ियाँ जमा कर कर अब वहाँ पर आग जला लेता है। अभी वो खाना पका रहा था, जिस चीज में वो जाइंट एप भी उसकी मदद करता है, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा था। इसलिए जाओ शन उससे कहता है कि तुम रहने दो, ये चीज मैं कर लूंगा। यहाँ पर वो जाइंट एप भी धीरे धीरे जाओ शन की बातें समझने लगा था, इसलिए वो जाओ शन को डिस्टर्ब नहीं करता। जब खाना पक जाता है तो जाओ शन उसे वो खाना देकर वहाँ से उस जगह के कॉर्नर पर आ जाता है, जहाँ अभी वो सोच रहा था कि ये जाइंट एप मुझे चोट नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ लाया है और जाओ शन को उससे कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये जगह उसके रुकने के लिए सबसे सेफ है। यहाँ रुककर वो कल्टीवेशन भी कर सकता है और खुद को स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है। अभी आसपास के ऑरे को महसूस करते हुए वो सोच रहा था कि वो यहीं रुकेगा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस दौरान उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्या हो कि इमॉर्टल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का कोई भी रास्ता हो, लेकिन कोई भी मॉर्टल वर्ल्ड में जाना ही नहीं चाहता, तो इस वजह से अभी किसी को इस चीज का नहीं पता है। यही सोचते हुए जाओ शन फैसला करता है कि वो उस रास्ते को खोजेगा और वापस मॉर्टल वर्ल्ड में लौटेगा। हालांकि वो ये बात भी जानता है कि अगर उसे सच में वापस लौटना है तो इसके लिए उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा, जिसके लिए कल्टीवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ वो कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, पर जिस मेथड का वो इस्तेमाल कर रहा था वो एक मॉर्टल वर्ल्ड की टेक्निक है, इसलिए ये यहाँ काम नहीं करती। हालांकि तभी वो जाइंट एप अपना खाना फिनिश कर कर यहाँ जाओ शन के पास आ जाता है। वो समझ चुका था कि जाओ शन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जाओ शन को इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन टेक्निक सिखाता है। वो जाइंट एप मुंह खोलकर वहाँ की सारी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और बाद में वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर जाओ शन को बताता है कि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है। जाओ शन समझ चुका था, इसलिए वो भी वहीं बैठकर सेम उसी प्रोसेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हालांकि जाइंट एप ने उसे जो टेक्निक बताई थी, जाओ शन उससे बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन जाओ शन जानता है कि अभी उसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतनी एनर्जी सहन कर सके, इसलिए वो धीरे धीरे एनर्जी कंज्यूम करना ही सही समझता है। वैसे अब कल्टीवेशन खत्म होने के बाद जाओ शन लैन नुओ और जाओ लिन के बारे में सोच रहा था। लैन नुओ से वो अभी तक नहीं मिला है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, इसलिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसे अभी चिंता जाओ लिन की थी, क्योंकि वो भी इसी जगह पर जाओ शन से बिछड़ी थी, जहाँ वो टायरानोसॉरस मॉन्स्टर था। वैसे तो देखा जाए तो जाओ लिन उसकी दुश्मन है, लेकिन जाओ शन खुद को उसका दुश्मन नहीं मानता है। जाओ शन सोच रहा था कि उसी की वजह से जाओ लिन यहाँ आई, ये सब उसकी गलती है, इसलिए वो प्रे करता है कि वो भी ठीक हो, क्योंकि जाओ शन जानता है कि ये इमॉर्टल वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक है। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहाँ जाओ लिन पर आता है।
हम देखते हैं कि वो अभी ठीक थी, लेकिन इस दौरान उसने कई सारी मुसीबतों का सामना किया था। वैसे तभी उसकी मुलाकात उस हेवनली हॉर्स से होती है, जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। असल में जाओ शन को बचाते वक्त उसे ये चोट उस मॉन्स्टर से लगी थी। वैसे इसके बाद अब सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जाओ शन अभी वहाँ उस आइलैंड पर फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा था। असल में वो जायंट एप हमेशा दूसरे बीस को ही पकड़ कर खाता रहता है, इसलिए जाओ शन ने फैसला किया कि वो उसे कुछ फ्रूट्स ला कर देगा, क्योंकि ये चीजें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। वैसे इस दौरान जाओ शन सोच रहा था कि क्या इस वर्ल्ड के ये फ्रूट्स भी कल्टीवेशन में हेल्प करते होंगे। पर जब वो ये चीज सोच रहा था तभी उसकी मुलाकात भी उस हेवनली हॉर्स से होती है, जो कि यहाँ इन फ्रूट्स को खाने के लिए आया था। जाओ शन उसे ठीक देखकर खुश था। उस हॉर्स की चोटें भी ठीक हो चुकी थी। हालांकि अब वो फ्रूट्स खाकर वहाँ से चले जाता है। जाओ शन भी अब वापस लौटने लगा था, लेकिन इतने में ही जाओ लिन वहाँ पहुँचती है। वो अभी उस हेवनली हॉर्स को ही ढूंढते हुए आ रही थी। तभी उसकी नजर वहाँ जाओ शन पर पड़ती है। वो देखती है कि जाओ शन अभी तक जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, जो देखकर पहले वो हैरान थी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी तलवार से जाओ शन पर हमला करना शुरू कर देती है। वो जाओ शन को खत्म करना चाहती है। हालांकि जाओ शन उसके हमले से बच चुका था, लेकिन जाओ लिन कहती है कि तुम पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगी। वैसे जाओ शन भी उसकी प्रेजेंस से ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वो शुरुआत से ही जानता है कि जाओ लिन भी यही आसपास जंगल में कहीं है, और उसे ये भी पता था कि जब वो फिर से मिलेंगे तो वो फिर से उस पर हमला करने लगेगी। अभी जाओ शन उसके हमले से बचने के बाद यहाँ अपनी हेवनली मेथड का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो अभी उन गोल्डन ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद वो जाओ लिन के हमले से बचते हुए सीधा उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। जाओ लिन भी जाओ शन के हमले से बच तो रही थी, लेकिन जाओ शन की स्पीड को देखकर वो हैरान थी। जाओ शन ने कल्टीवेशन से खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लिया है। इस वजह से जाओ शन की स्पीड भी बढ़ चुकी है। वैसे तो जाओ लिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जाओ शन अपनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि जाओ शन जाओ लिन को कोई सीरियस चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो सिर्फ अभी उसके हमले से बचकर उसी की चीज बताना चाहता था कि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दुश्मनी उनके बीच मॉर्टल वर्ल्ड में थी वो इमॉर्टल वर्ल्ड में भी हो, ये जरूरी नहीं। जाओ शन उसे समझाता है कि लड़ना बंद कर देना चाहिए, लेकिन जाओ लिन नहीं सुनती और उसे बस जाओ शन को खत्म करना था। वो जाओ शन की एक भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस वजह से जाओ शन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो फैसला करता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसका मतलब उसे अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा, इसलिए अब वो हेवनली मेथड का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू करता है। जाओ शन यहाँ पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए किसी तरह से जाओ लिन इस टेक्निक से बच जाती है। अभी इससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि इस टेक्निक से सच में बच पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि जाओ शन वहाँ समझ पा रहा था कि वो इस टेक्निक का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज में उसकी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। पर ये चीज जाओ लिन नहीं जानती, इसलिए वो भी अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, जिससे वो जाओ शन को जल्द से जल्द खत्म कर पाए। इस टेक्निक की मदद से उसने कुछ स्पॉट्स क्लोन्स क्रिएट कर लिए थे, जिससे वो हमला कर रही थी। इस टेक्निक से जाओ शन को बहुत ही ज्यादा चोट आती है। साथ ही इसकी वजह से अभी वो फिर से हमले करने की हालत में नहीं था, जिस चीज का फायदा उठाते हुए जाओ लिन उसे खत्म करने वाली थी। लेकिन जब वो फिर से आगे बढ़कर हमला करती है, उसी दौरान एक पत्थर उसकी तरफ आता है। जाओ लिन ने उसे अपनी तलवार से काट दिया था। वैसे ये पत्थर यहाँ पर जायंट एप ने फेंका था, जो कि जाओ शन को बचाने के लिए यहाँ आया है। वो तुरंत ही जाओ लिन के सामने आ जाता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अचानक से उसे यहाँ सामने आता हुआ देख जाओ लिन भी बहुत ज्यादा हैरान थी। हालांकि वो यहाँ जाओ शन को खत्म किए बिना नहीं जा सकती, इसलिए वो रास्ता बदलते हुए जाओ शन पर हमला करती है। लेकिन जायंट एप फिर से सामने आ जाता है और जाओ लिन को दूर हटा देता है। इस चीज से जाओ लिन समझ चुकी थी कि ये जायंट एप किसी कारण से जाओ शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए अब उसे पहले जायंट एप को खत्म करना होगा। इसी वजह से वो जायंट एप पर हमला करना शुरू कर देती है। वो यहाँ अपनी मल्टी कलर स्पॉट्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो जायंट एप बचने की कोशिश कर रहा था। जाओ शन को अभी उस जायंट एप की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे पीछे हटने को कहता है। लेकिन जायंट एप ने फैसला किया था कि वो जाओ शन की जान बचाएगा, इसलिए वो पीछे नहीं हटता। हालांकि अभी जाओ लिन कोशिश कर रही थी कि इस बीच वो जाओ शन पर भी हमला कर पाए, लेकिन जायंट एप उसे मौका ही नहीं दे रहा था।
इसलिए वो डिसाइड करती है कि पहले वो जाइंट एप से ही लड़ेगी। वैसे जाओ लिन के पास बहुत ही सारी कल्टीवेशन टाइप टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ उस जाइंट एप को नहीं हरा पा रही थी क्योंकि जाइंट एप की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। अभी सही मौके पर जब जाओ लिन हमला करती है तभी वो जाइंट एप पंच करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इस चीज से जाइंट एप को एक परफेक्ट चांस मिल चुका था जाओ लिन को खत्म करने का, और वो इसका फायदा उठाते हुए हमला भी करता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर हेवनली हॉर्स आ जाता है और बहुत ही तेजी से जाओ लिन को बचाकर ले जाता है। अभी जाइंट एप को कुछ भी समझ नहीं आया था। हालांकि जाओ शेन ने हेवनली हॉर्स को आते हुए देख लिया था। वो खुश था कि जाओ लिन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी उसे जाइंट एप की चिंता हो रही थी क्योंकि अगर जाओ शेन यहाँ रुका तो जाओ लिन फिर से आकर उस पर हमला करेगी और इस दौरान जाइंट एप को भी उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जाओ शेन जाइंट एप के खातिर इस जगह से जाने का फैसला करता है। हालांकि जब ये चीज जाइंट एप को समझ आती है तो वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था। साथ ही वो ऐसा दिखा रहा था कि वो जाओ शेन के डिसीजन से बहुत ही गुस्सा है। लेकिन जाओ शेन उसे बताता है कि उसने उसके लिए बहुत ही सारे फ्रूट्स कलेक्ट कर रखे हैं जो कि वो कुछ दिन तक आराम से खा सकता है। साथ ही जाओ शेन उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे हमेशा बीज पकड़कर नहीं खाने हैं, उसे कभी कभी फ्रूट्स भी ट्राई करने चाहिए। हालांकि जाइंट एप को इन चीजों से मतलब नहीं है। उसे बहुत समय बाद एक दोस्त मिला था जो कि अब उससे अलविदा कहकर यहाँ से जा रहा है। हालांकि जाइंट एप ऐसा इशारा करता है जैसे कि वो जाओ शेन को रोकना चाहता हो। वो उसकी तरफ उन फ्रूट्स को खिसका रहा था, लेकिन जाओ शेन कहता है कि नहीं, उसे जाना होगा, उसे वैसे भी अपने वर्ल्ड में लौटना है, वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। अभी जाइंट एप गुस्सा था, लेकिन जाओ शेन वहाँ से जाना शुरू कर देता है। जो दे जाइंट एप अपना गुस्सा साइड रखते हुए खड़ा होता है और जाओ शेन की तरफ कुछ इशारा करता है। जाओ शेन को उसके साथ रहते हुए कुछ टाइम हो चुका है, इस वजह से वो इन इशारों को समझ जाता है। जाइंट एप उससे कहने की कोशिश करता है कि उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। वो उसे बता रहा था कि जैसी टेक्निक उसने सिखाई है जाओ शेन को सेम वैसी ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे उसे आगे जाइंट एप की मदद करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि वो फिर से उसे बचाने नहीं आ पाएगा। इस पर जाओ शेन उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि वो खुद को स्ट्रांग बनाएगा और इसके बाद वो गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इस चीज से वो जाइंट एप बहुत ही ज्यादा उदास था। अब तभी सीन चेंज होकर वहाँ जाओ लिन और उस हेवनली हॉर्स पर आता है। वो हेवनली हॉर्स जाओ लिन को बचाकर जंगल के पास ले आया था। जाओ लिन अभी बैठकर अपनी पिछली फाइट के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मान लो कि वो एक बार जाओ शेन को खत्म कर भी देगी तो उसके बाद वो क्या करेगी, क्योंकि वो इमॉर्टल वर्ल्ड में है। यहाँ सब कुछ मॉर्टल वर्ल्ड से अलग है। वो सरवाइव कैसे करेगी, और अभी तो उसका कोई गोल ही नहीं है। इस चीज से उसे ये भी समझ में आता है कि वो जाओ शेन पर हमला इसलिए कर रही थी क्योंकि वो आगे का कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। उसने सिर्फ अपने लिए यही गोल बना लिया था कि उसे बस जाओ शेन को खत्म करना है। लेकिन अब वो ये चीज समझ चुकी है कि अगर उसे आगे भी इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि वो हमेशा तो हेवनली हॉर्स की मदद नहीं ले सकती, क्योंकि इस चीज में हेवनली हॉर्स को भी बहुत ज्यादा चोट आई है। हालांकि वो हेवनली हॉर्स को शुक्रिया कहते हुए उसके सर पर हाथ रखती है, जिसकी वजह से अचानक ही हेवनली हॉर्स की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी। इससे हमें पता चलता है कि हेवनली हॉर्स का लेवल ब्रेक थ्रू हो रहा है। अब वो अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी इवॉल्व हो चुकी है। इस चीज से जाओ लिन बहुत खुश थे। साथ ही अब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, जिसका मतलब अब हेवनली हॉर्स शायद हमेशा जाओ लिन के साथ ही रहेगा और उसकी मदद करेगा। बस जाओ लिन ने फैसला किया था कि वो खुद को ताकतवर बनाकर इमॉर्टल रियलम तक पहुंचेगी, जबकि दूसरी तरफ वहाँ जाओ शेन ने फैसला किया है कि वो खुद को ताकतवर बनाकर अपनी मॉर्टल वर्ल्ड में वापस लौटेगा। दोनों ही ड्रीम्स बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी शायद फ्यूचर में उन्हें फिर से एक दूसरे से मिला दे। तभी यहाँ हम जाओ लिन को देखते हैं जो कि अभी आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान वो उस जंगल के कॉर्नर पर आती है जहाँ सामने वही समुद्र था। यहाँ पर वो एक जहाज को देखती है। ये जहाज असल में गू फैमिली की जहाज थी। वैसे तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वहाँ अभी भी गू फैमिली का वो यंग मास्टर गू लुओ जिंदा था। वो जैसे ही होश में आता है तो उसकी नजर यहाँ जाओ लिन पर पड़ती है। हम देखते हैं कि जाओ शेन अभी जंगल के बीच से जा रहा था। इस वक्त वो सोच रहा था कि वो खुद को ताकतवर किस तरह से बना सकता है।
साथ ही उसे ये भी पता करना होगा कि वो अपनी मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे लौट सकता है। उसका शक सही था क्योंकि ये 3 असासिन्स थे जो कि उस पर हमला करने के लिए यहाँ आए हैं। वो जाओ शन की तरफ हमला करते हैं लेकिन जाओ शन उनके अटैक से बच जाता है और जाओ शन अभी कंफ्यूज था कि आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग उसे खत्म करना क्यों चाहते हैं। पहले जब 2 लोगों ने उस पर हमला किया था तब उसके पास ड्रैगन एग था, लेकिन अब तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो उनसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर उनमें से एक असासिन जाओ शन से कहता है कि वो उसे मारने यहाँ नहीं आए बल्कि उनका यंग मास्टर चाहता है कि जाओ शन उनके साथ चले। जाओ शन उस यंग मास्टर के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये असल में वही गू फैमिली का यंग मास्टर गू लुओ है। हालांकि जाओ शन उनसे पूछता है कि कौन है तुम्हारा यंग मास्टर, जो सुनने के बाद उनमें से एक असासिन कहने लगता है कि अगर तुम ये चीज जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें शांति से हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि अगर तुम शांति से नहीं चले तो हमें तुम्हारी डेड बॉडी साथ ले जानी होगी। इतना कहते हुए उस असासिन ने हमला करना शुरू कर दिया था। जाओ शन पहले तो इनसे नहीं उलझना चाहता था, लेकिन जब वो सामने से ही हमला करने लगते हैं तो जाओ शन को भी हमला करना पड़ता है। जाओ शन यहाँ पहले असासिन पर अटैक करते हुए उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। साथ ही इसके बाद उसने उस दूसरे असासिन को भी मार दिया था। हालांकि अब जब वो तीसरे असासिन पर हमला कर रहा था तो ये चीज देखकर वो तीसरा असासिन वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं वो भी न मारा जाए। लेकिन जाओ शन यहाँ उन्हीं की तलवार को उठाकर उस असासिन के सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से उस असासिन का रास्ता रुक चुका था। जिसके बाद जाओ शन तुरंत उसके पास आता है और तलवार आगे करता है। वो असासिन इतना डर चुका था कि कहने लगता है कि तुम जो कुछ जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बस मुझे मत मारो। जो सुनकर जाओ शन पूछता है कि आखिर तुम्हारा यंग मास्टर कौन है और वो मुझे क्यों मारना चाहता है। जिस पर वो असासिन बताता है कि हमारा यंग मास्टर असल में गू फैमिली से बिलोंग करता है। वो कह रहा था कि गू फैमिली यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज के चलते आई थी, लेकिन किसी कारण से उनकी जहाज टूट गई। जिस दौरान हमारे यंग मास्टर की मुलाकात यहाँ की एक लड़की से हुई, उसने यंग मास्टर को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा कि उसकी तुमसे दुश्मनी है, इसलिए यंग मास्टर ने फैसला किया कि उसे इम्प्रेस करने के लिए वो तुम्हें खत्म कर कर उस लड़की को गिफ्ट देंगे। ये सुनकर जाओ शन समझ चुका था कि ये जाओ लिन की बात कर रहा है। जाओ शन मन में सोचता है कि वो जाओ लिन से पहले नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि उसे बस अपने मॉडल वर्ल्ड में किसी तरह से लौटना है। लेकिन जाओ लिन के रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे जाकर जाओ लिन को खत्म करना होगा, जिससे वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हालांकि अब इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ जाओ लिन के पास आता है। हम देखते हैं कि अभी वो गू फैमिली के बनाए हुए एक लकड़ी के मेंशन पर थे। ये जगह उन्होंने खुद क्रिएट की है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ गू फैमिली से कुछ 2-4 गार्ड्स या वो गू लुओ नहीं बचा था, बल्कि यहाँ उनके बहुत सारे गार्ड्स जो कि दूसरे जहाज से आ रहे थे वो भी अभी सुरक्षित हैं। वैसे जहाँ जाओ लिन खड़ी हुई थी वो एक गार्ड से एक बॉक्स के अंदर रखी एक हेयर पिन लेकर यहाँ जाओ लिन को देने के लिए ला रहा था। असल में वो जाओ लिन को लाइक करने लगा है। वो यहाँ कहता है कि तुमने मेरी मदद की, तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। हालांकि जाओ लिन थोड़ा थोड़ा इसके इरादे को समझ रही थी, इसलिए वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद किसी गिफ्ट के चलते नहीं की, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुम एक प्रॉब्लम में थे, इसलिए मैं इस गिफ्ट को नहीं रख सकती। जो सुनकर गू लुओ तुरंत ही कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम इसे नहीं लेना चाहती तो मैं ये तुम्हें जबरदस्ती नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने उस हेयर पिन को वापस उस बॉक्स में रख दिया था और कहने लगा था कि तुमने भले ही इस गिफ्ट के लिए तो मना कर दिया, लेकिन अगले गिफ्ट के लिए तुम मना नहीं कर पाओगी। वो कहता है कि जिसे तुम्हारी दुश्मनी थी मैंने उसे खत्म करने के लिए अपने कुछ असासिन्स भेज दिए हैं। जल्दी वो उस लड़के की डेड बॉडी या फिर खुद उस लड़के को यहाँ पकड़ कर लाएंगे। ये सुनकर जाओ लिन और साथ ही वो हेवनली हॉर्स दोनों ही हैरान हो चुके थे। जाओ लिन हेवनली हॉर्स से धीरे से कुछ कहती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद यहाँ वो गू लुओ को थैंक्स कहने लगी थी। अब इसके बाद सीन सीधा रात पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जाओ शन किसी तरह से यहाँ गू फैमिली के इस मैंशन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुका था। वो नीचे कुछ गार्ड्स को गुजरता हुआ देखता है। जाओ शन जानता है कि उसे यहाँ पर किसी पर भी हमला नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने खुद के प्रेजेंस के बारे में सभी को बताया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे जब वो उन गार्ड्स को देख रहा था तब वो सुनता है कि वहाँ एक गार्ड कह रहा है कि ना जाने वो लड़की कौन सा जादू जानती है कि उसने यंग मास्टर को फंसा लिया। यंग मास्टर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है कि वो लड़की है ही इतनी सुंदर,
वैसे जाओ शन यहाँ उनकी बातों को इग्नोर करते हुए शांति से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक गार्ड ने नोटिस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जाओ शन उसकी गर्दन पर बहुत ही साइलेंटली अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है और उसकी तलवार लेकर वहाँ से सीधा जाओ लिन के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसे सबसे पहले जाओ लिन का कमरा ढूंढना था कि वो उसे कहाँ मिलेगी। हालांकि तभी सीन चेंज होकर यहाँ उस कमांडर पर आता है जिसने गू लोगों की जान बचाई थी। इसका नाम गू यान है, इसलिए हम इसे कमांडर यान कहकर बुलाएंगे। इसे एक गार्ड आकर बताता है कि जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है। ये यहाँ जाओ शन की बात कर रहा था। इन्हें सारी चीजें पता है और इन्होंने एक बहुत ही शातिर चाल चली है। कमांडर यान ने कुछ गार्ड्स की मदद से जाओ लिन के कमरे में एक पॉइजनस गैस फैला दी थी जिससे जाओ लिन मारी जाएगी, और वो जानता था कि जाओ शन यहाँ जरूर आएगा। इसका मतलब वो सारा ब्लेम जाओ शन पर डालना चाहता है। उसका प्लान लगभग कामयाब होते हुए भी दिख रहा था, लेकिन जाओ शन वहाँ जाओ लिन के कमरे में पहुँच चुका है। वहाँ पहुंचकर जब वो जाओ लिन को खत्म करने वाला था तभी उसे उस पॉइजन की स्मेल आती है। वो उस अगरबत्ती को तो बुझा देता है जिससे वो पॉइजनस स्मोक वहाँ फैल रहा था, लेकिन वो जाओ लिन को खत्म करने से पहले ये जरूर कहता है कि तुम जिन पर भरोसा कर रही थी वही तुम्हें मारना चाहते थे, हालांकि मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ। इतना कहते हुए वो जाओ लिन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ बाहर से गुलुओ और उसके कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। गुलुओ ने स्क्रॉल टेक्निक की मदद से जाओ शन के हमले को रोक लिया था। साथ ही यहाँ के शोर के चलते अब जाओ लिन भी होश में आने लगी थी। हालांकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन फैल चुका था, जिस वजह से अभी वो सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। वैसे अभी गुलुओ जिसे पॉइजन के बारे में नहीं पता था, वो स्मेल कर पॉइजन का पता लगाता है और ब्लेम जाओ शन पर डालने लगता है, ये कहकर कि तुम जाओ लिन को पॉइजन देने के लिए आए थे। हालांकि गुलुओ को ये चीज नहीं पता। खुद कमांडर यान जाओ लिन को देने की फिराक में थे। हालांकि जाओ शन उससे कहता है कि अगर मैं किसी को खत्म करना चाहूँ तो मुझे इस तरह की घटिया चाल चलने की जरूरत नहीं, लेकिन जाओ शन पर कौन ही यकीन करता। इस वजह से गुलुओ जाओ शन पर हमला कर देता है, लेकिन जाओ शन उसके हमले को रोकते हुए उसी पर हमला करने लगा था, पर गुलुओ का हमला ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से जाओ शन बाहर की तरफ फिक जाता है। जाओ शन भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो भी यहाँ से भागना ही सही समझता है। दूसरी तरफ जाओ लिन जो कि अभी खड़े होने की कोशिश कर रही थी, गुलुओ उसे आकर रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है, तुम्हें इस हालत में खड़े नहीं होना चाहिए। लेकिन जाओ लिन कहती है कि नहीं, वो जाओ शन को जाने नहीं दे सकती। इतना कहते हुए वो सीधा वहाँ से जाओ शन के पीछे चली गई थी। हालांकि जब गुलुओ उसके पीछे जाने वाला था तभी कमांडर यान वहाँ आकर उसे रोकता है और कहने लगता है कि हम यहाँ किसी दूसरे काम से आए हैं, आपको इस लड़की को भूल जाना चाहिए और इसको इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन गुलुओ कहता है कि नहीं, मैं इसकी मदद करूंगा और बाकी का काम हम बाद में निपटा लेंगे। असल में इसी चीज के चलते कमांडर यान ने जाओ लिन को खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पर जिस काम के लिए वो आए थे वो काम जाओ लिन को देखकर गुलुओ भी भूल चुका था। हालांकि अब हम यहाँ नीचे आते हैं जहाँ जाओ शन अभी कुछ गार्ड से फाइट कर रहा था। वो गार्ड्स उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। उसी दौरान जाओ लिन वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठकर लड़ नहीं सकती थी। तभी गुलुओ वहाँ आकर उससे कहता है कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं, इस लड़के को मैं रोकूंगा। और इतना कहते हुए वो अपने 8 फॉरबिडन स्क्रोल्स को बाहर निकालता है जिन्हें वो स्पिरिचुअली कंट्रोल कर सकता था। वो बाकी गार्ड से रुकने को कह देता है और जाओ शन पर हमला करने लग जाता है, जहां हमें पता चलता है कि गुलुओ सच में ताकतवर है। और ये चीज देखकर यहाँ पर जाओ लिन भी बहुत हैरान थी, क्योंकि पहले उसे गुलुओ के बिहेवियर से बिल्कुल भी नहीं लगा था कि गुलुओ ताकतवर होगा। हालांकि अभी लड़ते वक्त जाओ शन गुलुओ के हमले से बच रहा था और इसी दौरान वो अपने हेवनली मेथड को एक्टिवेट कर लेता है। हालांकि गुलुओ के हमले ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो 8 फॉरबिडन स्क्रोल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसे 8 डायरेक्शन से सपोर्ट मिल रहा था हमला करने के लिए। पर यहाँ जाओ शन भी अब अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल कर हमला करना शुरू करता है, जो देखते हुए गुलुओ अपने उन स्क्रोल्स की पार से व्हाइट टाइगर बीस्ट की स्पिरिट बॉडी को वहाँ समन कर लेता है, जो कि बहुत पावरफुल थी। ये देखकर जाओ शन ने भी उस एग से एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वहाँ सामने इविल ड्रैगन की सोल बॉडी आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक और ताकतवर लग रही थी। उन सभी लोगों के साथ यहाँ जाओ शन भी इस चीज से हैरान था, लेकिन अभी हैरान होने का समय नहीं है। उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं और वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है,
जाओ शन इस बीच ये चीज जानता था कि वो यहाँ गुलुओ और साथ ही बाकी सभी को नहीं रोक सकता, इसलिए उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए इस धमाके की वजह से जो धूल उड़ी थी उसी के अंदर से जाओ शन उस जगह से गायब हो जाता है। अब ये चीज गुलुओ और बाकी गार्ड्स को पता चलती है तो गुलुओ ऑर्डर देता है कि वो किसी भी कीमत पर जाओ शन को ढूंढ कर लेकर आए, जिसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। वैसे यही चीज वहाँ एक गार्ड जाकर कमांडर यान को बताता है, जिस पर कमांडर यान कहता है कि मैं इस चीज में कुछ नहीं कर सकता। कमांडर यान देखा जाए तो गुलुओ से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ड्रैगन आइलैंड के कुछ रूल्स के चलते वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी पावर जाओ शन को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं की। वैसे अब सीन चेंज होकर उन गार्ड्स पर आता है जो कि जाओ शन का पीछा कर रहे थे। उन्हें रास्ते में कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं जिनका वो पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये बस जाओ शन की एक चाल थी, क्योंकि वो इन्हें दूसरे रास्ते पर भेजना चाहता था। ये चीज देखने के बाद कि उसका प्लान काम कर चुका है, जाओ शन किसी अलग रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसे चलते चलते लगभग सुबह हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि वो अब उन गार्ड से बहुत ज्यादा दूर आ चुका है, लेकिन उसी दौरान उसका पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उस पर कुछ बैम्बूज आकर अटैक करने लगे थे। ये ट्रैप किसी ने बहुत पहले बिछाया था, लेकिन जाओ शन यहाँ अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से उस ट्रैप से बच जाता है। लेकिन इसी दौरान वो एक ऐसी जगह पर कदम रख देता है जो कि एक ट्रैप की तरह ही थी। असल में वहाँ नीचे एक गुफा है, जिसे छुपाने के लिए वहाँ की एंट्रेंस को ऊपर धूल मिट्टी से कवर किया गया था। ये गुफा असल में ड्रैगन क्रिस्टल केव है, जहाँ पहुंचकर जाओ शन को पता चलता है कि यहाँ किसी ड्रैगन की डेथ हुई थी, जिसके कारण उसकी बॉडी की जो कल्टीवेशन एनर्जी है वो कुछ क्रिस्टल्स में डिवाइड होकर वहाँ रह गई। जाओ शन इस जगह पर आकर हैरान था। जब वो वहाँ सामने रखे एक ऑरेंज क्रिस्टल को टच करता है तो उसकी बॉडी में बहुत ही तेज से एनर्जी फ्लो होती है, जो देख वो उसे छोड़ देता है। वो समझ चुका था कि ये क्रिस्टल सेम उसी ड्रैगन एग की तरह है, बस फर्क इतना है कि उस ड्रैगन एग में एनर्जी थोड़ी कम थी, जबकि इस क्रिस्टल में एक इविल ड्रैगन की पूरी एनर्जी समाई हुई है। हालांकि ये क्रिस्टल सबसे बड़ा था, इसका मतलब ये मेन क्रिस्टल है। जाओ शन इसे इस तरह से यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, और वैसे भी वो जमीन में गड़ा हुआ था, इसका मतलब जाओ शन उसे निकाल भी नहीं सकता। इसलिए जाओ शन बस उसे पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि वो उसकी एनर्जी को संभाल पाए। यहाँ उसकी हेवनली मेथड और साथ ही उस ड्रैगन एग से एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से वो उस ऑरेंज क्रिस्टल की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर पा रहा था। तभी अचानक ही वो क्रिस्टल जमीन से अपने आप ही बाहर निकल आता है। साथ ही वो आसपास के क्रिस्टल्स की भी एनर्जी खींचने लगा था, जिससे जाओ शन की बॉडी में वो सारी एनर्जी चली जाती है जो कि उस इविल ड्रैगन की बॉडी से डिवाइड हुई थी। साथ ही जाओ शन की बॉडी से एक ऑरा भी रिलीज होता है, जिसके कारण उस ड्रैगन की वो बोन्स जो कि वहाँ बची हुई थी वो धूल हो चुकी थी। बाद में हम देखते हैं कि जाओ शन के आसपास जितने क्रिस्टल थे उसने उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। बस कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑरेंज क्रिस्टल ही थे जो कि अभी भी ग्लो कर रहे थे, इसलिए जाओ शन उन्हें भी अपने पास रख लेता है और साथ ही उस ऑरेंज क्रिस्टल को भी अपने पास रख लेता है, जिसकी एनर्जी उसने अभी अभी एब्जॉर्ब की, क्योंकि उसके हिसाब से ये एक हार्ड मेटल है और उसे नहीं पता कि ये कब उसकी काम आ जाए। वैसे भी वो इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में ये चीज बिल्कुल नहीं जानता कि क्या चीज काम की है और क्या नहीं। वैसे ये सब करने के बाद वो उस गुफा से निकलने लगा था। हालांकि तभी उसे बाहर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो छुपकर देखने लगता है। वहाँ एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट अभी कुछ मंकीज का पीछा कर रहा था। वो आगे भाग रहे बीस्ट जाओ शन के थोड़ा नजदीक आते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनमें से मंकी सिर्फ एक ही था और अभी जो उनका पीछा कर रहा है वो एक फ्लाइंग वुल्फ बीस्ट है। लेकिन ये तीनों ऑलरेडी अनडेड बीस्ट हैं, मतलब कि स्केलेटन फॉर्म में थे, यानी कि ये शायद ऑलरेडी मर चुके हैं। हालांकि ये मॉर्टल वर्ल्ड है, इसलिए यहाँ कब क्या हो ये चीज किसी को नहीं पता। जाओ शन तो उन्हें देखते ही पहले ही दूर हट गया था, क्योंकि वो उनके बीच नहीं आना चाहता था। तभी वहाँ उन तीनों में से एक लाल मुंह वाला अनडेड यहाँ जाओ शन की तरफ आने लगता है। ये चीज जाओ शन को समझ नहीं आती। उसे लगता है कि ये शायद उस पर हमला कर रहा है, लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था, वो बस वहाँ से भाग रहा था। तभी वो फ्लाइंग वुल्फ यहाँ उस अनडेड के पीछे पड़ जाता है। अभी ये गुफा थी और यहाँ से भागना नामुमकिन था, और वो अनडेड असल में इस फ्लाइंग वुल्फ को खत्म करना चाहते थे। इतने में ही वो लाल मुंह वाला अनडेड तुरंत ही जाओ शन की तरफ आता है। उसने पहले ही उस फ्लाइंग वुल्फ को गुस्सा दिला दिया था। जाओ शन को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ जब वो जाओ शन की तरफ भाग रहा था तभी वो फ्लाइंग वुल्फ दूर से ही हमला करता है, जिसकी वजह से उस अनडेड का स्केलेटन बिखर चुका था।
हालांकि आगे ज़ियाओशन था, इसलिए अब वो फ्लाइंग वुल्फ ज़ियाओशन के पीछे पड़ जाता है। ज़ियाओशन समझ गया था कि इसने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए सारा खतरा अपने ऊपर डाल दिया है, इसलिए अब ज़ियाओशन तुरंत ही वहाँ से भागता है। और ज़ियाओशन कोशिश तो करता है उस फ्लाइंग वुल्फ से लड़ने की, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। हालांकि ये एक गुफा थी, इस वजह से ज़ियाओशन वहाँ के एंड पर पहुँच जाता है और अभी उसके सामने वो फ्लाइंग वुल्फ था जो कि उसकी तरफ हमला कर रहा था। ज़ियाओशन ने यहाँ अपने ड्रैगन क्रिस्टल से पहले उसे इंजर्ड कर दिया था, लेकिन उससे से फ्लाइंग वुल्फ को गुस्सा आया है, वो हारा नहीं है। अभी ज़ियाओशन पर जब वो फिर से हमला करने वाला था तो ज़ियाओशन अपनी ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू करता है। हालांकि वैसे तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन अभी तक ज़ियाओशन उतना लेवल पर नहीं पहुंचा है कि वो उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए। उसी दौरान हम देखते हैं कि वहां सामने से फ्लाइंग वुल्फ अपने थर्ड आई ओपन कर हमला करने लगता है। ज़ियाओशन को लग रहा था कि ये उसका अंत है, क्योंकि भागने की कोई जगह ही नहीं थी। हालांकि इतने में ही वही अनडेड जिसने ज़ियाओशन के सामने आकर उस फ्लाइंग वुल्फ को ज़ियाओशन के पीछे भगाया था, वो अपने साथियों से कहता है कि अब समय आ चुका है, और इतना कहकर उसने खुद की बॉडी को भी वापस से ठीक कर लिया था, क्योंकि वो हड्डियां हैं, वो जब चाहे तब बिखर सकता है और साथ ही उन्हें फिर से जोड़ सकता है। साथ ही यहाँ वो हमला करते हुए उस फ्लाइंग वुल्फ का सर दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिससे वो अटैक ज़ियाओशन को ना लगे, क्योंकि ज़ियाओशन ने उनकी मदद की है, भले ही उसने ऐसा ना चाहते हुए किया हो। अभी यहाँ उसके बाद उन तीनों अनडेड्स ने मिलकर हमला कर दिया था। वो बहुत ही जल्दी उस बीस्ट को खत्म कर देते हैं। यहाँ ज़ियाओशन ने भी उनकी मदद की थी, लेकिन ज़ियाओशन देखता है कि ये तीनों अनडेड्स उस बीस्ट को सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि इन्हें क्रिस्टल चाहिए। ये देख ज़ियाओशन तुरंत ही वहां से चुपचाप निकलने लगता है, क्योंकि वो उनके बीच नहीं पड़ना चाहता। अभी जब ज़ियाओशन जा रहा था तो उसके कपड़ों से क्रिस्टल गिरता है, जो गिरते हुए देख मंकी फेस वाला अनडेड अपने साथी से कहता है कि इस लड़के के पास भी क्रिस्टल है, हमें इसे खत्म कर इसके क्रिस्टल छीन लेने चाहिए। लेकिन वो लाल मुंह वाला अनडेड उसे मारते हुए कहता है कि नहीं, तुम बेवकूफ हो, ये लड़का ताकतवर है और वैसे भी इसने अभी अभी हमारी मदद की, वरना हम उस फ्लाइंग वुल्फ को नहीं मार पाते, इसलिए इसे मारने के बजाय हमें इसे अपनी टीम में ज्वाइन करा लेना चाहिए। अभी इसके बाद वो ज़ियाओशन का पीछा करने लगे थे, जो कि चुपचाप वहां से जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो छुप जाता है। जब ये तीनों अनडेड वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ज़ियाओशन नहीं दिख रहा था, लेकिन इतने में ही ज़ियाओशन उनके सामने आ जाता है। ज़ियाओशन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर वो तीनों अनडेड बताते हैं कि वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। हालांकि अनडेड बोल नहीं सकते, इसलिए ज़ियाओशन को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, और जब वो ज़ियाओशन को नहीं समझा पाते कि वो ज़ियाओशन को अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो वो ज़ियाओशन को आगे आने वाले खतरों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ज़ियाओशन जिस रास्ते पर जा रहा था वहाँ सामने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहता है। यहाँ भले ही उन्हें बोलना नहीं आता हो, लेकिन वो लाल मुंह वाला अनडेड इशारे करते हुए ज़ियाओशन को समझा रहा था। ज़ियाओशन भी समझदार है, इसलिए उसके थोड़े थोड़े इशारे समझ जाता है। ज़ियाओशन कहता है कि क्या वहाँ कोई खतरा है, जिस पर वो अनडेड हाँ करता है। ज़ियाओशन कहता है तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बाद में वो ये भी समझ चुका था कि ये तीनों उसके दोस्त बनना चाहते हैं, इसलिए ज़ियाओशन मान जाता है। तभी हम वहीं बैठे एक कौवे को देखते हैं, जो कि इन्हें ही देख रहा था, और जैसे ही वो ज़ियाओशन को देखता है तो वहाँ से उड़ जाता है। असल में इसे गुलुओं ने भेजा है, जिससे कि वो जंगल में ज़ियाओशन का पता लगा सके। ये कौवा तुरंत उड़ते हुए वहाँ गुलुओं के पास पहुँचता है, जो कि अभी ज़ाओलिन के साथ ज़ियाओशन को ही ढूंढने निकला था। अभी वो जंगल में थे, लेकिन उन्हें ज़ियाओशन का कोई अता पता नहीं था। तभी वो कौवा वहाँ आता है और उसे ज़ियाओशन की लोकेशन का पता चलता है। ज़ियाओशन जिस रास्ते पर था वहीं से कुछ दूर एक बहुत खतरनाक बीस्ट है, जिस बारे में ज़ियाओशन को पता चल चुका है। जब ये चीज गुलुओं को पता चलती है तो वो कहता है कि ज़ियाओशन वैसे भी मारा जाएगा, लेकिन ज़ाओलिन वहाँ जाना चाहती है क्योंकि वो ज़ाओशन को खुद अपने हाथों से खत्म करना चाहती है, क्योंकि वैसे भी ज़ाओशन पहले भी बहुत खतरनाक बीस्ट से बचकर निकल चुका है। इसलिए जब तक वो उसे मरता हुआ ना देख ले तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो जानने के बाद गुलुओं ने भी ज़ाओलिन की बात मान ली थी। तभी सीन चेंज होकर वहाँ ज़ाओशन पर आता है, जो कि अभी अपने नए दोस्तों को कुछ क्रिस्टल्स दे रहा था,
ये दोस्ती के लिए थे। साथ ही ज़ियाओशन उनको नाम भी दे देता है क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है और बिना नाम के वो किसी से लड़ नहीं सकते। यहाँ उसने लाल मुंह वाले अनडेड को यान लुओ नाम दिया था और दूसरी तरफ वो दूसरे अनडेड को किन हुआंग नाम देता है। और अब बारी थी उस मंकी फेस वाले अनडेड की। ज़ियाओशन उसे लुन हुई नाम देता है जो कि सुनने में भी थोड़ा क्यूट था क्योंकि उस मंकी फेस वाले अनडेड की हरकतें भी क्यूट है। हालांकि जब वो इन्हें नाम दे देता है उसी समय लैन हुई को कुछ आवाज सुनाई देती है इसलिए उसे ये आवाज बहुत दूर से सुनाई दी थी। लेकिन वो बताता है कि कुछ ह्यूमंस उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पैरों की आवाज ज्यादा थी, मतलब ये ज्यादा लोग हैं। ज़ियाओशन समझ जाता है कि ये गू लुओ और उसके साथी होंगे। ज़ियाओशन कहता है कि अब हमारी दोस्ती हो चुकी है और कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर उन तीनों अनडेड ने हाँ कर दी थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गू लुओ उन सभी गाइड्स के साथ उस जगह पहुंचते हैं जहां अभी ज़ियाओशन था, लेकिन वहां ज़ियाओशन नहीं मिलता, इसलिए वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो सेम ही रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। वो उस जगह पहुंचते हैं जो कि उस जगह का एंड पॉइंट है, मतलब उसके आगे अगर वो जाते हैं तो उनकी मुलाकात सीधे उस बीच से होगी। हालांकि अभी भी ज़ियाओशन का कोई पता नहीं था, इसलिए उन्हें लगता है कि ज़ियाओशन किसी और डायरेक्शन में चला गया होगा। तभी उन्हें सामने जलती हुई आग दिखती है जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। इसका मतलब ज़ियाओशन अभी अभी यहाँ से निकला है। वैसे उस कौवे की आंखों में गू लुओ ने उन अनडेड्स को भी देख लिया था, इसलिए वो जानता है कि ज़ियाओशन को कुछ नए दोस्त मिल गए हैं। यहाँ अभी वो चुपचाप ज़ियाओशन को ही ढूंढ रहे थे कि तभी गू लुओ के एक गार्ड के आगे यान लुओ का हाथ आकर गिरता है। वो सिर्फ हाथ था जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हड्डी पड़ी हुई है, इसलिए गार्ड पहले तो घबरा जाता है, लेकिन इस चीज से उसे कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो उसे लात मारकर हटा देता है। जिसके बाद वो हाथ सीधा गू लुओ के सामने आकर गिरा था। गू लुओ भी उससे घबरा गया था, लेकिन वो बस मामूली हाथ है। तभी वहाँ तेज हवा चलती है और ज़ियाओशन सामने आ जाता है। ज़ियाओशन आकर कहता है कि अब वक्त आ चुका है, हमने जो प्लान बनाया था वो स्टार्ट करने का। गू लुओ वहाँ ज़ियाओशन को देखकर हैरान था। उसी समय लैन हुई यहाँ की तरफ हमला करता है। जो देख गू लुओ उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन इतने में ही यान लाओ का वो हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गू लुओ और नहीं हिल सकता था। इसी कारण से वो अटैक उसे लग जाता है और वहाँ से दूर फेंक जाता है। साथ ही उसे इससे चोट भी आई थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ज़ियाओशन और उसके नए 3 दोस्त हमला करने वाले थे, लेकिन तभी गार्ड्स और ज़ियाओलिन आगे आकर गू लुओ को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी इन सबको रोक पाना ज़ियाओशन और उसके दोस्तों के लिए मुश्किल हो रहा था, जिस चीज से गू लुओ को टाइम मिल जाता है और वो रिकवर कर लेता है। रिकवर करने के बाद उसने तुरंत ही अपनी वही स्पेशल स्क्रॉल टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी। वो ज़ियाओशन से कहता है कि अब तुम और तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे। उसकी ये टेक्निक देखकर ज़ियाओशन अपने तीनों दोस्तों से कहता है कि थोड़ा संभल कर, क्योंकि इसके हमले मुझे नहीं पता, ये बहुत ही खतरनाक हमले करने जानता है। वैसे ये जब तक कुछ हमले को समझ पाते, तभी वहाँ सामने एक बहुत बड़ा सर्कल अपीयर हो जाता है। ये गू लुओ ने ही क्रिएट किया है। यहाँ से वो आइस फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जगह जमाने लगता है। अब ये चीज इतनी फास्ट हुई थी कि ज़ियाओशन और उसके दोस्त समझ तक नहीं पाते। यहाँ उनकी बॉडी जमने वाली थी। जो चीज देखते हुए यान लुओ अपना हाथ हटाकर ज़ियाओशन को धक्का दे देती है, जिससे उसने ज़ियाओशन की तो जान बचा ली थी, लेकिन वो और उसके दोनों दोस्त मतलब बाकी दोनों अनडेड फ्रीज हो चुके थे। ज़ियाओशन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसे ये चीज का बहुत दुख था कि वो अपने नए दोस्तों को नहीं बचा पाया, लेकिन अभी वो सिर्फ फ्रीज हुए हैं। हालांकि इस बर्फ को पिघालना मुश्किल है। तभी वहाँ से गू लुओ हंसते हुए कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो मैंने अपना असली हमला किया ही नहीं और तुमने अपने सारे दोस्त खो दिए। तुम सच में बहुत कमजोर हो। इतना कहते हुए वो अपने एक सेंटिपीड बीस्ट को समन करता है और कहता है कि अगर अब भी तुम माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हालांकि ज़ियाओशन माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन उसी दौरान गू लुओ ने अपने सेंटिपीड बीस्ट से ज़ियाओशन की तरफ हमला करवा दिया था। ज़ियाओशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे बचे, लेकिन इतने में ही यान लुओ का, जिसने अभी ज़ियाओशन को बचाया था और इसी वजह से वो फ्रीज होने से बच गया था, वो ज़ियाओशन के आगे आकर एक बार फिर ज़ियाओशन को प्रोटेक्ट करता है।
लेकिन सेंटीपीड के हमले की वजह से अब वो हद डिस्ट्रॉय हो चुका था। ज़ियाओशन ये देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि यहाँ उस हमले ने यान लुओ के उस हाथ के बारीक टुकड़े कर दिए थे, जो कि शायद फिर से जोड़ पाना नामुमकिन है। ज़ियाओशन को अब इस चीज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फैसला करता है कि आज वो गू लुओ की जान लेकर ही रहेगा, लेकिन अब वो तुरंत ही आगे आकर अपनी पावर एक्टिवेट करता है। लेकिन गू लुओ जानता था कि उसे हराना लगभग नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि उसकी ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं है। वो अभी अपने सेंटीपीड पीस को आगे की तरफ भेजता है और उससे उसका फाइनल हमला करवाता है। इस हमले के कारण ज़ियाओशन की पूरी बॉडी पत्थर की बन चुकी थी। ज़ियाओशन यहाँ अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। इसका मतलब वो हार चुका है। गू लुओ यहाँ ज़ाओलिन से कहता है कि मैंने वादे के मुताबिक उसकी बॉडी को जमा दिया, अब इसी सजा तुम खुद दे सकती हो। ज़ाओलिन इस चीज के लिए उसे शुक्रिया कहती है और फिर ज़ियाओशन के पास आती है। वो कह रही थी कि हम सेम वर्ल्ड से हैं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नॉर्मल भी नहीं करूंगी। तुम इस तरह से पत्थर बनकर यहाँ रहो, यही तुम्हारी सजा है। हालांकि जब वो ऐसा कह रही थी, उसी समय ज़ियाओशन की बॉडी में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये गोल्डन एनर्जी थी, मतलब असल में ये वही ड्रैगन एनर्जी है जो कि ज़ियाओशन ने एब्सॉर्ब की थी और यही उसकी मदद कर रही है। अभी जैसे ही वो उस पत्थर से बाहर निकल कर आता है, तभी उसकी बॉडी से एक और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी उसके लेवल बढ़ जाने की वजह से हुई थी, क्योंकि इमोशनल होने की वजह से उसने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ वो सारी एनर्जी जब फैलती है तो उसकी वजह से ज़ाओलिन अचानक ही पीछे हट चुकी थी। ज़ियाओशन भी हवा में फेंक गया था, लेकिन फिर वो बहुत ही कूल तरीके से नीचे आता है। साथ ही यहाँ जो आइस क्रिस्टल अभी गू लुओ की टेक्निक की वजह से फ्रीज हुए थे, उन्हें वो तोड़ते हुए उनसे हमला करने लगता है। उसने सीधा ज़ाओलिन की तरफ हमला किया था। वो कह रहा था कि मैं तुम जैसों से कभी नहीं हार सकता। मगर जब वो आइस क्रिस्टल वहाँ ज़ाओलिन की तरफ जा रहा था, इतने में ही गू लुओ अपने उस सेंटीपीड पीस को आगे भेजता है, जो कि उन क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी से रोक लेता है। उससे इसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब वो ज़ियाओशन की तरफ हमला करने लगा था और हमले की वजह से ज़ियाओशन वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाता है। हालांकि वो हमला करने के लिए ही पीछे जाता था। यहाँ पीछे आकर वो अपनी हेवनली मेथड को एक्टिवेट करते हुए ब्लेड्स क्रिएट कर लेता है। ये ब्लेड्स उसी गोल्डन एनर्जी से बने हुए थे। इनका इस्तेमाल कर ज़ियाओशन फिर से हमला करना शुरू करता है। यहाँ वो कुछ ही हमले उस सेंटीपीड के कई सारे टुकड़े कर देता है। इसका मतलब वो मारा जा चुका था और उसके मरते ही जो टेक्निक गू लुओ ने पहले इस्तेमाल की थी, जिससे उसने उस अनडेड को फ्रीज किया, वो टेक्निक भी काम करना बंद कर देती है और यहाँ वो तीनों अनडेड वापस नॉर्मल हो जाते हैं। ज़ियाओशन तुरंत ही उनके सामने आ गया था। ज़ियाओशन उन्हें फिर से ठीक देखकर खुश था, लेकिन वो जानता था कि ये नहीं लड़ सकते, इसलिए ज़ियाओशन उन्हें वापस भेज देता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, लेकिन छुप के रहना, क्योंकि ये लोग भी शायद हमारा पीछा करेंगे। इतना सुनते ही वो तीनों अनडेड वहाँ से भाग गए थे। असल में ये लोग अभी जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ से वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि सामने गू लुओ खड़ा हुआ है और पीछे की साइड वही एरिया जहाँ वो खतरनाक बीस्ट रहता है। उस बीस्ट के बारे में अभी किसी को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस इन्हें पता है कि वहाँ जाना नहीं है। लेकिन वो तीनों अनडेड उसी डायरेक्शन में भागे थे, इसलिए ज़ाओशन भी अब उसी डायरेक्शन में भागता है। ये देख गू लुओ कहता है कि ये तो खुद ही मारा जाएगा, लेकिन ज़ाओलिन उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि हमें भी वहाँ जाना होगा। अब ये लोग भी सीधा उसी डायरेक्शन में जाने लगे थे। कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुँचते हैं जिस जगह को लैंड ऑफ अनडेड्स कहा जाता है। यहाँ आने के बाद अचानक ही गू लुओ के कुछ गार्ड्स ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगे थे, क्योंकि उनकी बॉडी में पॉइजन जा रहा है, जिसे उन्होंने अपने दिमाग पर से कंट्रोल खो दिया था। ये देखते हुए ज़ाओलिन तुरंत ही उन्हें खत्म कर देती है और गू लुओ से कहती है कि हमें इन्हें खत्म करना होगा, वरना ये हमें मार देंगे। अभी लड़ते वक्त वो उन दोनों से बिछड़ गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फॉग था। अभी गू लुओ को लड़ते वक्त दिखता है कि इस तरह से उसके सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। तभी उसे एक चीज याद आती है, उसके पास एक ऐसा स्टोल है जिससे वो पॉइजन खत्म कर सकता है। वो तुरंत ही उसका इस्तेमाल करता है, जिससे उसके वो स्कार्स ठीक हो जाते हैं। हालांकि वहाँ ज़ाओलिन नहीं थी, इसलिए वो ज़ाओलिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। तभी वो उस एंड पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन के आगे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पॉइजन बहुत ही ज्यादा है। हालांकि गू लुओ को ज़ाओलिन को ढूंढना है, इसलिए वो आगे जाने वाला है। उसके गार्ड्स उसे मना करते हैं, लेकिन गू लुओ बताता है कि उसके पास एक और प्यूरिफिकेशन स्क्रोल है और वो उसका इस्तेमाल कर ज़ाओलिन को ढूंढ ही लेगा।
इसके बाद वो इसका इस्तेमाल करता है, जिससे अब इन्हें और कुछ देर का समय मिल चुका था। मतलब वो पॉइजन उनकी बॉडी पर असर नहीं करेगा। जाओलिन के पास वैसे ऐसा कोई सा भी स्क्रोल नहीं है, इसका मतलब उसकी जान खतरे में है। हालांकि तभी हम वहाँ ज़ाओशेन को देखते हैं, जो भागते हुए गुफा के करीब आ चुका था। वो अभी अपने उन्हीं तीनों दोस्तों को ढूंढ रहा है। इतने में ही उसे सामने एक अनडेड दिखाई देता है। ज़ाओशेन ने उसका चेहरा नहीं देखा था, और वैसे भी ये सारे स्केलेटन एक से ही दिखते हैं, इसलिए ज़ाओशेन को लगता है कि शायद ये उसका दोस्त है। ज़ाओशेन यहाँ उसके नजदीक आने लगता है। तभी ज़ाओशेन को लगता है कि नहीं, ये उसका दोस्त नहीं हो सकता, वरना अब तक तो वो उसकी आवाज पहचान लेता। तभी वो अनडेड ज़ाओशेन पर हमला करता है। उसने वहाँ कुछ फाइंस का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। असल में ये जगह उस गुफा से कनेक्ट थी और उसकी वाइन्स की मदद से ज़ाओशेन को वहाँ फेंका था। ये वही जगह है जहाँ पर खतरनाक अनडेड बीस्ट किंग रहता है। ये वही खतरनाक मॉन्स्टर है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ आने से डरते हैं। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये खुद भी एक अनडेड है और अभी ये सोया हुआ है। ये नींद में तो है, मगर ये डीप स्लीप में है, मतलब ये नॉर्मली नहीं जागेगा। हालांकि ज़ाओशेन उसे यहाँ छेड़ना नहीं चाहता, उसे बस किसी तरह से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन जा रहा है। इसका मतलब वो यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। लेकिन उसी समय उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो पास के ही एक पर्दे से आ रही थी। ज़ाओशेन देखता है कि वहाँ एक चूहा है, लेकिन उस पर पॉइजन असर नहीं कर रहा। ज़ाओशेन समझ आता है कि वो जो पर्दा है वो किसी खास कपड़े से बना है और वो पॉइजन को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ज़ाओशेन तुरंत ही उस कपड़े को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इतने में ही ज़ाओलिन भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो भी एक दूसरी गुफा तक पहुँची थी और उस गुफा ने उसे यहाँ पहुँचा दिया। तब यहाँ से हमें पता चलता है कि लोग यहाँ आने से असल में डरते क्यों हैं। असल में अनडेड किंग सोया हुआ है, इसका मतलब लोगों को असल में उससे खतरा नहीं है। असल खतरा है वो उस पॉइजन गैस से, जो कि लोगों का कंट्रोल उनसे छीन लेती है। और जब वो मारे जाते हैं तो उनकी एनर्जी उस अनडेड किंग के पास आ जाती है और इस तरह से वो गुफाएं बनाई गई, जिनसे अगर जो लोग पावरफुल हैं और वो पॉइजन गैस से बच रहे हैं वो यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं बच सकता। यहाँ आते ही ज़ाओशेन की बॉडी भी उस पॉइजन से अफेक्ट हो रही थी और सेम वैसे ही ज़ाओलिन के साथ हो रहा था। ज़ाओशेन तो तभी उस कपड़े की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ज़ाओलिन के पास ऐसी कोई चीज भी नहीं है। हालांकि वो ज़ाओशेन को देखती है और समझ जाती है कि उस कपड़े में कुछ खास है, इसलिए वो अपनी तलवार आगे करती है। लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो लड़ पाए, इसलिए वो बस उस कपड़े को हटाती है जिससे कि वो कपड़ा खुद ले सके। लेकिन ज़ाओशेन उसे रोक रहा था, इस कारण से उनके बीच लड़ाई होती है। हालांकि वो ज्यादा तेजी से मूव नहीं करते, क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी लड़ाई की वजह से जो आवाज हो रही थी, उसकी वजह से अचानक ही अनडेड किंग हिलने लगता है। ये देखकर ज़ाओशेन कहता है कि हमें चुपचाप लड़ाई करनी होगी, वरना ये जाग जाएगा और फिर इस कपड़े को लेने का भी कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि अनडेड किंग सो चुका था, इसलिए वो फिर से अपनी लड़ाई कंटिन्यू करते हैं। ये बस उस कपड़े को छीन रहे थे। तभी ज़ाओलिन कपड़ा पकड़ने ही वाली थी, लेकिन ज़ाओशेन उसका पैर पकड़कर उसे हटाता है और उस कपड़े को खुद लपेट लेता है। ज़ाओशेन कहता है कि देख लिया तुमने, अब तुम यही मारी जाओगी, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि हम सेम वर्ल्ड से थे, लेकिन ये पॉइजन तुम्हें जरूर खत्म कर देगा। इतना कहकर ज़ाओशेन उनकी तलवार छोड़कर वहाँ से चला गया था। हालांकि तभी ऊपर से हमें वही हेवनली हॉर्स आता हुआ दिखता है, ज़ाओलिन को ही बचाने के लिए आया है। ज़ाओशेन भी इस गुफा से निकलकर दूसरी गुफा में जाता है। ज़ाओशेन आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे अपने दोस्त मिल जाते हैं। ज़ाओशेन उन्हें देखकर बहुत खुश था। साथ ही उसने यहाँ अपना कपड़ा फेंक दिया था, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं। मगर इसी दौरान वहाँ गुलू और उसके साथियों की एंट्री होती है। ज़ाओशेन अपने दोस्तों से कहता है कि तुम पीछे ही रहना, क्योंकि इन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। जब गुलू के साथी हमला कर रहे थे तो ज़ाओशेन भी उन पर हमला करना शुरू करता है। ज़ाओशेन उन्हें एक एक करके खत्म करते जा रहा था। आखिर में गुलू ही बचता है, जो कि अभी उस गुफा के दूसरे कोने में था, जहाँ नीचे खाई है और सामने ज़ाओशेन। इसका मतलब अब वो नहीं भाग सकता। वो ज़ाओशेन को बातों में फंसाते हुए कहने लगता है कि मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो, इसके बदले मैं तुम पर कभी हमला नहीं करूंगा। हालांकि ज़ाओशेन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम बचना ही चाहते हो तो पीछे खाई में कूद जाओ, शायद तुम्हारी जान बच जाए। अभी गुलू को इस चीज पर गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास न ही अब स्क्रोल बचे थे और न ही इतनी पार कि वो ज़ाओशेन से लड़ पाए, इसलिए वो खाई में छलांग लगा देता है। असल में उसके पास एक स्क्रोल था जो कि उसे उड़ा सकता है, इसलिए उसने ये रिस्क लिया।
अभी वो उस पोल की मदद से उड़ते हुए जा रहा था। वो ज़ियाओशन को धमकी देता है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। ज़ियाओशन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर ज़ियाओशन एनर्जी से बने हुए ब्लेड से हमला करता है, जिनसे गुलुओ हिलते हुए बच गया था। हालांकि वो ब्लेड जाकर सीधा गुलुओ के हाथ से लगती है, क्योंकि ज़ियाओशन का असली टारगेट उसका हाथ ही था। इससे गुलुओ का हाथ कट जाता है और गुलुओ वहाँ से नीचे गिरने लगता है। ज़ियाओशन कहता है कि तुमने मेरे साथी का हाथ काटा था और ये उसी चीज का बदला है। मैंने कहा था कि तुम अगर पीछे हट जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब अगर तुम अपनी जान बचा सको तो बचा लो। इतना कहकर ज़ियाओशन वापस अपने दोस्तों के पास आ गया था। वैसे अभी इन्हें यान लियो का वो हाथ भी जोड़ना था, जो कि शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे थे। जब ये बार बार कोशिश करने पर भी नाकाम होते हैं तो ज़ियाओशन को बहुत गुस्सा आने लगता है। लेकिन उसी समय लुन हुई अपनी एक बोतल निकालता है। इस बोतल के अंदर लिक्विड ऑफ लाइफ नाम का एक होली वाटर था, जो कि वैसे तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को परेशान देखता है तो इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो इस लिक्विड को लाकर यहाँ यांग लुओ के उस टूटे हुए हाथ पर डालता है। इस लिक्विड की एक ही बूंद ने पूरा का पूरा हाथ रीजनरेट कर दिया था। ये चीज देखकर सब बहुत हैरान थे। तभी किन हुआंग यहाँ उस लिक्विड को छीनने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे पास इस तरह की चीज पहले से ही थी तो तुमने पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हालांकि जब लुन हुई बचने की कोशिश कर रहा था तभी वो बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो लिक्विड बह गया था। उसके गिरते ही यहाँ अचानक से पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और साथ ही वहाँ एक नेचुरल एनर्जी भी फैलने लगती है, जो कि इतनी प्योर थी कि उन्हें जितनी भी चोट लगी थी साथ ही उनकी जो इंटरनल एनर्जी थी उसे भी रिकवर कर रही थी। ज़ियाओशन कहता है कि ये लिक्विड तो सच में कमाल का है। बाद में वो लुन हुई से उस लिक्विड का पूछता है कि आखिर वो इस चीज को लाया कहाँ से, जिस पर लुन हुई बताता है कि वो इसे शूरिन ट्राइब नाम की एक जगह से चुरा कर लाया था। ज़ियाओशन सोचता है कि इन्हें इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए अब कि वो लैनुओ के बारे में पूछ रहा है। हालांकि उसे कैसे समझ आएगा कि वो लैनुओ के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ज़ियाओशन पूछता है कि क्या तुमने किसी लंबे बाल वाली लड़की को देखा है। ये सुनकर वो तीनों ही अंडर आपस में बात करते हैं और पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज़ियाओशन कह क्या रहा है। जिसके बाद लुन हुई यहाँ लड़कियों की तरह डांस करने लगा था। ज़ियाओशन को लगता है कि शायद वो उड़ने की एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि हाँ बिल्कुल वो लड़की उड़ भी सकती है। जो सुनकर उन्होंने ज़ियाओशन को उस लड़की की लोकेशन बता दी थी। अब सीन चेंज होकर यहाँ गुलुओ और ज़ाओलिन पर आता है। हम देखते हैं कि अभी जो ज़ाओलिन गुलुओ को गुड बाय कहते हुए जा रही थी, असल में जब ज़ाओशन और ज़ाओलिन उस गुफा के अंदर कैद थे जहाँ वो पॉइजन फैला हुआ था, तब ज़ाओशन ने उससे कहा कि अब तुम मर रही हो, इसलिए मैं तुमसे वैसे भी झूठ नहीं कह सकता। वो बताता है कि वो पॉइजन उसने नहीं दिया था, कि वो पॉइजन उस अगरबत्ती से आ रहा था जो कि तुम्हारे कमरे में थी और तुम जानती हो कि वो मैंने नहीं रखी। ये सुनकर ज़ाओलिन समझ चुकी थी, हालांकि वो मर रही थी इसलिए उसने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अभी जब वो वापस जिंदा बचकर आ गई है तो उसने फैसला किया कि वो यहाँ से चली जाएगी, वरना उसे फिर से मारने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ वो ये बात गुलुओ को बता रही थी। गुलुओ कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम कहती हो तो मैं इसके पीछे का राज पता लगाता हूँ। लेकिन ज़ाओलिन कहती है कि नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं, इसलिए हम एक नहीं हो सकते। इतना कहते हुए वो वहाँ से अपने हेवनली हॉर्स पर बैठकर उड़ गई थी। इस तरफ गुलुओ तुरंत कमांडर यान के पास आता है और कहता है कि ये जरूर आपने किया है, जिस पर कमांडर यान कहते हैं कि हाँ, ये मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि आप उस लड़की के पीछे पड़ चुके थे और आप भूल चुके थे कि हम यहाँ किस रीजन के चलते आए हैं। अगर हम उस लड़की पर ध्यान देंगे तो आखिर ट्रेजर कब कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हम अकेले नहीं हैं। ये सुनकर गुलुओ कहता है कि बिल्कुल हम उन ट्रेजर को लेकर जाएंगे, लेकिन मुझे ज़ाओशन से भी बदला लेना है और उसे खत्म करे बिना मैं ट्रेजर लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। हालांकि उसके इतना कहने के बाद अब सीन चेंज होकर वापस वहाँ ज़ाओलिन के पास आता है। वो अभी हेवनली हॉर्स पर बैठकर जा रही थी, लेकिन उसकी बॉडी में पॉइजन था, इसलिए अचानक वो बेहोश हो जाती है। जो देखकर हेवनली हॉर्स उसे तुरंत ही सीधा शूरिन ट्राइब में लेकर आता है, जहाँ वो लिक्विड ऑफ लाइफ पीने लगा था। उसका इशारा था कि ज़ाओलिन भी उस पानी को पिए। ज़ाओलिन जैसे ही वहाँ आगे बढ़ती है तभी कुछ वाइन्स उसे पकड़ लेती हैं। ये असल में वहाँ की वो होली ट्राइब कर रहा है, जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट करता है। ये वही शूरिन ट्राइब है जहाँ से लुन हुई ने वो होली वाटर चुराया था। अभी ज़ाओलिन भी इस होली वाटर को पीने वाली थी, लेकिन तभी वो उन वाइन्स में घिर जाती है। वो होली ट्री उसे खत्म कर देता,
लेकिन तभी हेवनली हॉर्स वहाँ आकर उसे रोक लेता है। ये चीज उस होली ट्री को समझ नहीं आती और बाद में हेवनली ट्री बताता है कि जाओलिन उसकी मास्टर है, जो सुनकर होली ट्री ने जाओलिन को छोड़ दिया था। साथ ही वो उसे लिक्विड ऑफ लाइफ भी पीने को देती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे भी तुमसे एक मदद चाहिए। हालांकि यहाँ उसने क्या मदद मांगी ये चीज हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि सीन डायरेक्ट चेंज होकर जाओ शेन के पास आ गया था, जो कि उस जगह पहुँच गया है जहाँ की लोकेशन उसे यान लुओ और बाकी दोनों अनडेड्स ने दी थी। यहाँ आकर वो आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे पानी में हलचल दिखाई देती है। पानी से एक लड़की बाहर आ रही थी। जाओ शेन को लगता है कि शायद यही लैन लुओ होगी, लेकिन असल में ये कोई और थी। जाओ शेन को अभी ये चीज नहीं पता था, इसलिए जाओ शेन तुरंत ही हाथ जोड़कर कहने लगता है कि सीनियर, मैं यहाँ गलती से आ गया। मैं भी उसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ से आप आई हो। अगर आप उस हेवनली गेट को फिर से ओपन कर दो तो मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगा। ये सुनते हुए वो सामने खड़ी लड़की पीछे पलटती है। इसका नाम किंग चेंग है और ये असल में अनडाइंग सेक्ट, जिसे इंटरनल गेट भी कहा जाता है, उस जगह से बिलोंग करती है। और ये वही सेक्ट है जहाँ के 2 लोग ड्रैगन एग के पीछे पड़े हुए थे और जाओ शेन को खत्म करने वाले थे, लेकिन जाओ शेन ने उन्हें मार दिया। ये लड़की अपना नाम और सेक्ट बताती है और जाओ शेन से कहती है कि अच्छा, तो तुम ह्यूमन वर्ल्ड से आए हो। जाओ शेन कहता है कि हाँ। हालांकि जाओ शेन भी इस सेक्ट का नाम सुनकर पहचान चुका था कि ये वही लड़की है जिसके 2 डिसाइपल को जाओ शेन ने खत्म कर दिया। जाओ शेन सोच रहा था कि कहीं इसे इस चीज का पता न चल जाए, लेकिन अभी किंग चेन को इस चीज का पता नहीं था। हालांकि फिर भी वो जाओ शेन पर हमला करती है, जिसे जाओ शेन ने डॉज कर लिया था। जो देख वो जाओ शेन की तारीफ करने लगती है और कहती है कि डरो मत, मैं तुम पर फिर से हमला नहीं करूंगी। वो यहाँ अपने सेक्ट लीडर के बारे में बताती है और कहती है कि वो भी ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। जाओ शेन ये बात ऑलरेडी जानता था, लेकिन उसका भी मेन फोकस किंग चेंग पर ही था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो फिर से हमला ना करे। हालांकि किंग चेंग उससे पूछने लगती है कि तुम ताकतवर हो, साथ ही तुम इमॉर्टल वर्ल्ड में आ चुके हो। यहाँ तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि तुम्हें रोक सकती हैं, फिर तुम वापस ह्यूमन वर्ल्ड क्यों लौटना चाहते हो? इस पर जाओ शेन कहता है कि उसे अपनी फैमिली से मिलना है, वो यहाँ खुद की मर्जी से नहीं आया था। ये सुनकर किंग चेंग थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसी समय उन्हें कुछ दूर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और आसमान में एक गोल्डन एनर्जी फैलने लगी थी, जो देखकर किंग चेन वहाँ से जाने लगी थी। पहले वो जाओ शेन से कहती है कि अपना ध्यान रखना, कहीं ह्यूमन वर्ल्ड में लौटने से पहले तुम मारे ना जाओ। वैसे भी जाओ शेन सामने देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। ये एक मॉन्क था जो कि एक लकड़ी के सहारे बहुत ही तेज सीधा जाओ शेन की तरफ आ रहा था। जाओ शेन पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या इमॉर्टल वर्ल्ड में भी मॉन्क एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि तभी वो मॉन्क जाओ शेन के करीब आ चुका था। वो यहाँ जाओ शेन को अपना नाम यी जेन बताता है। वो जाओ शेन से कहता है कि क्या उसने ड्रैगन आइलैंड पर किसी दूसरे मॉन्क को देखा है। असल में वो दूसरा मॉन्क यी जेन का डिसाइपल है। यहाँ भी जाओ शेन अपना नाम बताते हुए कहता है कि नहीं, मैंने किसी और मॉन्क को नहीं देखा। हालांकि जब ये बात ही कर रहे थे तभी ऊपर से वो गोल्डन एनर्जी और ज्यादा फैलती है और वहाँ आग के गोले गिरने लगते हैं। जाओ शेन तो तुरंत ही हट गया था, साथ ही वो ये जिन से भी हटने के लिए कहता है, लेकिन ये जिन वहाँ से नहीं हटता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ उस गोले के गिरने के बाद वो पूरी तरह से ठीक था, बल्कि वो उस आग से खाना पकाने लगा था। वैसे अब उनकी नजर वहाँ ऊपर जाती है। असल में वो एनर्जी और वो आग के गोले वो डेमी गॉड्स की फाइट की वजह से गिर रहे थे। ये दोनों फीमेल डेमी गॉड्स थी जो कि हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से कल्टीवेट करती हैं, इसलिए इन्हें डेमी गॉड कहा जाता है। उनकी पावर भी बहुत ज्यादा है। हालांकि वो दोनों ही सेम लेवल पर थी। एक का नाम फॉलन एंजल है और दूसरी है होली लाइट ड्रैगन, जो कि ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है। अभी इन्हें लड़ता देख जाओ शेन बहुत हैरान था, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ताकतवर थे। जाओ शेन को ड्रैगन क्लैन और बाकी किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए यहाँ ये जिन उसे बताता है कि तुम जिस जगह पर हो ये ड्रैगन आइलैंड है। हालांकि जाओ शेन को सिर्फ इतनी ही चीज पता थी। वो यहाँ आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ड्रैगन क्लैन सबसे ताकतवर क्लैंस में से एक माना जाता है, लेकिन अचानक ही एक दिन ड्रैगन क्लैन की पूरी पावर को सील कर दिया गया, जिस वजह से सभी ड्रैगन क्लैन मेंबर्स बीस्ट बनकर रह गए, लेकिन कुछ उनमें से आजाद थे। हालांकि इन्हें 100 साल का समय दिया जाता है। 100 साल बाद ये सील कमजोर हो जाती है और अनलॉक होती है, जिस वजह से कई सारे से अपने डिसाइपल यहाँ भेजते हैं अलग अलग रेयर ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के लिए। और असल में इसी वजह से वो गू फैमिली और उसका यंग मास्टर भी यहाँ आया है।
अभी ये जिन यहाँ बता रहा था कि जब ये सील कमजोर होती है तो ड्रैगन क्लैन के वो मेंबर्स जो कि बच गए थे वो भी यहाँ आते हैं इस सील को तोड़ने के लिए, जिससे कि वो ड्रैगन क्लैन फिर से चला सके। अभी ये जिन ड्रैगन एंसेस्टर की बात कर रहा था जो कि ड्रैगन क्लैन का राजा है। ज़ाओ शेन ये सुनकर कहता है कि वो ऐसे किसी ड्रैगन से नहीं मिला, जो सुनकर ये जिन हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी कैसी बात कर रहे हो, ड्रैगन एंसेस्टर से मिलना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वो बताता है कि जब ड्रैगन एंसेस्टर जागता है तब उसके साथ बहुत सारे ड्रैगन किंग्स भी जन्म लेते हैं। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ड्रैगन एंसेस्टर्स सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और ड्रैगन किंग्स उससे सेकंड लेवल पर आते हैं। लेकिन ये जिन बताता है कि अगर कोई ड्रैगन किंग ठान ले और खुद को स्ट्रॉन्ग बना ले तो वो बाद में ड्रैगन एंसेस्टर को हराकर ड्रैगन एंसेस्टर्स की पोजीशन पर भी पहुंच सकता है। वैसे अब हम वापस वहाँ फाइट पर आते हैं। असल में जो फॉलन एंजल है वो फॉलन एंजल क्लैन से बिलोंग करती है और ड्रैगन क्लैन और फॉलन एंजल क्लैन की दुश्मनी बहुत पहले से चलती आ रही है। वो यहाँ होली लाइट ड्रैगन को खत्म करना चाहती थी, जिससे ड्रैगन क्लैन कभी फिर से अपीयर हो ही ना। हालांकि होली लाइट ड्रैगन उससे कहती है कि ये बस तुम्हारा सपना है जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला, और जब ड्रैगन एंसेस्टर्स जागेंगे तो हमारे जितने भी दुश्मन हैं उन सभी को मरना होगा। अभी इतना कहते हुए वो हमला कर रही थी, लेकिन फॉलन एंजल भले ही सेम लेवल पर है पर उसकी पार ज्यादा थी। इस वजह से होली लाइट ड्रैगन जीत नहीं पा रही थी। तभी होली लाइट ड्रैगन सीधा पानी में कूदती है और अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए बाहर आती है। जब वो यहाँ फिर से फॉलन एंजल पर हमला कर रही थी, लेकिन फिर भी फॉलन एंजल के हमले बहुत खतरनाक थे। इस वजह से वो उसे एक बार और हराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे हराती है और खुश होती है, इतने में ही अचानक पानी में एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर की तरफ आने लगी थी। ये एनर्जी वहाँ एक बैरियर क्रिएट कर रही थी, जो देख फॉलन एंजल हैरानी से वहाँ से भागने लगी है। वो कहती है कि क्या ये सब इतनी जल्दी कैसे शुरू हो सकता है। असल में ये वही सील अनलॉक हो रही है जिसे कई साल पहले ना जाने किसने क्रिएट किया था ड्रैगन क्लैन को पूरी तरह से फ्रीज करने के लिए। अभी 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए आज ये अनलॉक होनी थी, लेकिन ये समय से पहले अनलॉक हो रही है। इस वजह से यहाँ ये जिन भी हैरान था। वो ज़ाओ शेन से कहता है कि मुझे जाना होगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि यहाँ बहुत खतरा बढ़ने वाला है। असल में ये जिन अभी कुछ साथियों से मिलने जा रहा था जो कि इसी ड्रैगन आइलैंड पर रहते हैं, जिन्हें शायद उसके डिसेबल के बारे में कुछ पता हो। ज़ाओ शेन कहता है कि क्या सच में ड्रैगन आइलैंड पर भी कोई रहता है। इस पर ये जिन कहता है कि हाँ, वो यहाँ कल्टीवेट करने के लिए आए थे और यही रुक गए। अगर तुम भी किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें भी उनसे जाकर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ फॉलन एंजल, जो कि अभी उस बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो वहीं कैद हो जाती है और पानी से निकलते हुए लाइट सीधा उसकी बॉडी से टच होती है, जिस वजह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वैसे इस तरफ ज़ाओ शेन अभी कह रहा था कि उस मॉन्क ने सही कहा, मुझे भी जाकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो यहाँ रह रहे हैं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। वैसे जब वो ऐसा कह रहा था, उसी दौरान वहाँ हम पहाड़ी के ऊपर किंग चेन को देखते हैं, जो कि इसी तरफ देख रही थी। उसके साथ एक लड़का भी खड़ा हुआ था जो कि वेस्टर्न ट्राइब से बिलोंग करता है और इसका लेवल किंग चेन से एक लेवल ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये शायद ही एक दूसरे को जानते हैं। किंग चेन इससे कहती है कि हमें अब संभल कर रहना होगा क्योंकि वक्त से पहले ये सील वीक पड़ चुकी है। साथ ही वो ज़ाओ शेन पर भी नजर रखने का कहती है। वो बताती है कि ये लड़का ह्यूमन वर्ल्ड से है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब फीलिंग आ रही है, जिस पर उसका वो साथी कहता है कि ठीक है, मैं इस पर भी नजर रखूंगा। वैसे इसके बाद किंग चेन एटर्नल गेट के हेडक्वार्टर में पहुंचती है, जहां उसके मास्टर किंग चेन से कहते हैं कि मुझे ये चीज पता है कि तुम कई सारे अलग अलग सेक्ट्स के साथ मिलकर अपनी पार को बढ़ा रही हो। हालांकि असल में उन्होंने उसे यहाँ इस वजह से नहीं बुलाया है। उन्हें पता चला है कि किंग चेन ने ड्रैगन आइलैंड की सबसे बड़ी फोर्स मतलब त्रियांत वैली के लोगों के साथ साथ नहीं मिलाया है। ये त्रियांत वैली असल में वही है जहाँ वो कल्टीवेटर रहते हैं, जिन्हें ज़ाओ शेन भी ढूंढना चाहता है। हालांकि किंग चेन मास्टर से कहती है कि उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है, उनके साथ कम्युनिकेशन करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी वो मास्टर उसे एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें उसे त्रियांत वैली तक पहुंचाना है। अब जैसे ही किंग चेन पेपर देखती है तो वहाँ ज़ाओ शेन की फोटो थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ज़ाओ शेन अपने तीनों दोस्तों के साथ वहाँ उसी जगह पर आ चुका था जहाँ उन तीनों ने त्रियांत वैली के लोगों को देखा था। ये जगह तो ऐसी लग रही थी जैसे यहाँ लड़ाई हुई हो और वहाँ कोई सबूत भी नहीं था। इसलिए ज़ाओ शेन यान लुओ से पूछता है कि तुमने आखिर उन लोगों को कब देखा था, जिस पर यान लुओ अपनी 5 उंगली दिखाता है।
अब जाओ शन को पहले लग रहा था कि शायद 5 दिन या फिर 5 हफ्ते, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यान लुओ ने यहाँ उन लोगों को 5 साल पहले देखा था। लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ इन्हें एक डेड बॉडी दिखती है। हालांकि उन्हें खतरा महसूस हो पाता, इसके पहले ही कुछ वाइन्स निकलकर इन्हें पकड़ लेती हैं। अभी जिस लड़के ने इन वाइन्स का इस्तेमाल किया था वो असल में इस गुफा में ड्रैगन एग्स लेने के लिए आया है। जाओ शन को ये चीज पहले पता ही नहीं थी, लेकिन अब जब वहाँ ट्रेजर है तो वो और उसके दोस्त उसे कैसे जाने देते, इसलिए अब जाओ शन अपनी एनर्जी ब्लेड से उन वाइन्स को काट देता है, जिससे जाओ शन और उसके तीनों दोस्त आजाद हो चुके थे। हालांकि वो लड़का यहाँ जाओ शन से खुद लड़ने वाला है, इसलिए वो अपने साथी काय को ड्रैगन एग्स के पीछे भेज देता है। वैसे इस तरफ जाओ शन ने भी अपने तीनों दोस्तों को उन एग्स को लाने भेज दिया था और खुद उस लड़के से फाइट करने लगा था। वैसे यहाँ वो लोग उन एग्स के लिए अभी लड़ ही रहे थे कि तभी वो ड्रैगन वहाँ आ जाता है जिसके ये अंडे थे, और वो जब हमला कर रहा था तब तक जाओ शन के दोस्तों ने तीनों अंडे चुरा लिए थे, जिस वजह से वो ड्रैगन भी उनके पीछे पड़ जाता है। हालांकि अब ये सब वहाँ से भागते हैं। अभी काय तो उनके पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि उसे उस ड्रैगन का कोई डर नहीं था, उसे बस किसी भी तरह से वो अंडे चाहिए। लेकिन तभी जाओ शन एक अंडा फोड़कर यहाँ काय के ऊपर फेंक देता है जिससे वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाए। इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग भाग गए थे। वैसे अब ये एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ इन्हें उस अंडे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना था, लेकिन तभी लुन हुई को कुछ महसूस होता है और वो बागियों को अपने पीछे आने को कहता है। वैसे अब जहाँ वो उन्हें लेकर आया था वहाँ एक ड्रैगन सोया हुआ था जिसके पास एक एनर्जी बॉल ग्लो कर रही थी। वो किसी तरह का खास ट्रेजर था, इसके बारे में जाओ शन को नहीं पता, लेकिन वो तीनों अनडेड जाओ शन से उसे लाने की रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जी ड्रैगन्स बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। हालांकि अब जाओ शन को खुद जाना पड़ता है। वो वहाँ पहुँचता है और बिल्कुल चुपचाप उस छोटे से ट्री के पास आ जाता है। उस बीच उसकी बैंड बज चुकी थी क्योंकि वो ड्रैगन नींद में भी अभी बार बार हिल रहा था, लेकिन किसी तरह से जाओ शन उस छोटे से ट्री को लाने में कामयाब हो जाता है। बाद में जब वो तीनों अनडेड उस छोटे से ट्री को एक अंडे पर रखकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, तब जाओ शन नोटिस करता है कि उस छोटे से ट्री की वजह से वो एनर्जी ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। साथ ही इससे उन्हें जो चोट लगी थी भागते हुए वो भी अब हील हो चुकी थी। हालांकि जाओ शन अभी खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, लेकिन तभी क्विंग हुआंग वहाँ आ जाता है और मदद के बदले वो दूसरा अंडा जाओ शन को दे देता है और कहता है कि एक अंडा हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब तक इस दूसरे की एनर्जी तुम एब्जॉर्ब कर लो। इसके बाद जाओ शन भी वहीं बैठकर उस अंडे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो अभी सोच रहा था कि शायद उस अंडे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर मैं 3rd लेवल पर पहुंच जाऊं। वैसे अभी मिस्टर लैन यहाँ गुफा के बाहर से जाओ शन पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन उसे सिर्फ नजर रखनी थी, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से खबर देने के लिए सीधा किंग चेंग के पास चला जाता है। वैसे इसके बाद अब सीन यहाँ काय और उस लड़के पर आ गया था जहाँ वो लड़का अभी अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रहा था और दूसरी तरफ काय गुस्से में यहाँ वहाँ हमला कर रहा था। वो कह रहा था कि उन चारों की वजह से वो अंडे भी चले गए और वो ड्रैगन भी मुझे खाने वाला था। हालांकि वो लड़का उसे समझाता है कि गुस्सा मत करो, हमें वैसे भी जगह पता चल चुकी है जहाँ वो ड्रैगन अपने अंडे छोड़ता है। कुछ समय बाद जब वो फिर से अंडे देगा तो हम उसके सारे अंडे लेकर भाग जाएंगे। अभी तो हमें सबसे पहले एक बीस्ट की सोल और डिवाइन ट्री रूट को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर वो जिस डिवाइन ट्री रूट की बात कर रहा है शायद वही जाओ शन और उसके दोस्तों को वहाँ उस ड्रैगन के पास मिली थी, जिससे वो उस एग की एनर्जी के साथ साथ नेचुरल एनर्जी को भी एनहांस कर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन काय कहता है कि ठीक है, अगर इस बार वो चारों मेरे सामने आए तो मैं सबसे पहले उन्हें खत्म करूंगा। हालांकि तभी वो लड़का नोटिस करता है कि शायद कोई वहाँ उन पर नजर रख रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने आओ। इसके बाद किंग चेन वहाँ सामने से आगे निकल कर आती है, जिसे देख वो लड़का कहने लगता है कि अरे क्या तुम यहाँ अकेली आई हो या अपने इटर्नल गेट के लोगों को भी लेकर आई हो। जिस पर किंग चेन कहती है कि मैं तो बस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती थी, तुम दोनों ताकतवर हो इसलिए तुमने हाथ मिला लिया, लेकिन इस तरह से तो सिर्फ तुम खुद को ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर हमें ड्रैगन आइलैंड को जीतना है और अच्छे ट्रेजर्स को ढूंढना है तो हमें भी हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे हम सबका फायदा है। हालांकि काय तो हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या हमें इतना कमजोर समझती हो जो हम तुम्हें अपना लीडर बनाए और तुम्हारी बात माने। इतना कहते ही उसने हमला करना शुरू कर दिया था। साथ ही अभी वो लड़का भी उसकी मदद करने लगता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी मिस्टर लैन अपनी एनर्जी से उन्हें रोक देता है और कहता है कि शायद तुम बिना लड़े नहीं मानोगी। इस पर वो लड़का भी कहने लगता है कि जरूर
तुमने किंग चैंग को देखकर ही उसके साथ हाथ मिला लिया होगा, लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं है और न ही हम कमजोर हैं। लेकिन इतने में ही मिस्टर लैन हमला करते हुए वहाँ नीचे आग लगा देता है। उसकी ये फायर कोई नॉर्मल फायर नहीं थी। इस वजह से वो लड़का तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे बाल जलाओगे। साथ ही उसने काय को भी रोक दिया था। वो उससे कहता है कि ये दोनों मामूली लोग नहीं है और वैसे भी ड्रैगन आइलैंड जैसी जगह पर और ज्यादा दुश्मनी बनाना ठीक नहीं होगा। तभी किंग चैन कहती है कि फिर मैं समझ लूं कि तुम हमारे साथ हाथ मिला रहे हो, जिस पर वो लड़का भी आगे आते हुए कहता है कि ठीक है, हम हाथ तो मिला लेंगे, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा। जो सुनकर किंग चैन कहने लगती है कि तुम हमेशा से त्रियान वैली के लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना चाहते थे। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें उनसे मिलने का रास्ता पता चल गया। जिस पर किंग चैन कहती है कि हाँ, लेकिन वो जानने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो लड़का पूछता है कि क्या, तो किंग चैन कहती है कि चिंता मत करो, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि अभी वो लड़का और काय वहाँ से निकल गए थे और अभी वो उस गुफा की तरफ जा रहे थे जहाँ जाओ शैन और उसके तीनों दोस्त ड्रैगन एक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यान लुओ ने तो ऑलरेडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, लेकिन किंग चैन और लुन हुई अभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे। यान लुओ यहाँ उस लड़के और काय को आता हुआ देख लेता है, इसलिए वो तुरंत एक पत्थर फेंकते हुए किन हुएंग और लून हुई को रोककर अपने पास बुलाता है और बाहर देखने को कहता है। साथ ही वो उन्हें समझा रहा था कि जाओ शेन अभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। इसका मतलब हमें ही इन्हें बाहर रोकना होगा। इतना डिस्कस कर तीनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ इन्होंने उस लड़के और काय का रास्ता रोक लिया था। अभी काय को तो इन्हें देखते ही बहुत गुस्सा आने लगा था। तभी वो लड़का कहता है कि अच्छा, तो शायद किंग चैन की भी इससे कोई दुश्मनी है, इस वजह से उसने हमें यहाँ भेजा। अभी काय को तो अपना बदला लेना है, इसलिए वो कहता है कि शायद इनका वो चौथा साथी भी अंदर ही होगा। इसके लिए पहले हमें इन तीनों को सबक सिखाना चाहिए और फिर हम उसे बाद में देख लेंगे। इतना कहते हुए वो अपने लायन क्लॉ निकालते हुए हमला करने लगता है। उसके हमले बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिन्हें उन तीनों अनडेड के लिए रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो तीनों भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए वो जानते हैं कि अगर सामने वाले को इरिटेट करना है तो उसे गुस्सा दिलाओ, और साथ ही अगर सामने वाला खुद से ज्यादा ताकतवर है तो बस उसके अटैक से बचते रहो, जिससे वो इरिटेट होते हुए सही से हमला ना कर पाए। हालांकि अभी वो ऐसा ही कर रहे थे, जिससे वो काय को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ उस लड़के ने अपने अटैक को तैयार कर लिया था और अटैक तैयार करने के बाद वो वहाँ जमीन से कई सारी वाइन्स निकाल देता है। इसके बाद वो तीनों अनडेड भी आगे बढ़कर हमला करने लगे थे। तभी सीन चेंज होकर यहाँ वापस किंग चैंग पर आता है, जो कि अभी ह्यूमन रियलम की हेवनली मेडन से मिलने आए थे। वो अपनी आइडेंटिटी वहाँ बाहर खड़े गार्ड्स को बताती है, जो कि असल में बड़े बड़े पेड़ थे, और यही हम जाओलिन को देखते हैं, जिसे इस जगह की हेवनली मेडन बना दिया गया है। असल में शुरेन ट्राइब को ही ह्यूमन रियलम के नाम से जाना जाता है। जब किंग चैंग की मुलाकात यहाँ जाओलिन से होती है तो जाओलिन उसके आने की वजह पूछती है, जिस पर किंग चैंग कहती है कि मेरे पास इसके लिए एक तोहफा है जो कि आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वो यहाँ जाओशन की बात कर रही थी। तभी सीन चेंज होकर जाओशन पर आता है, जो कि अभी भी उस अंडे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो डिवाइन ट्री रूट उसके आसपास घूम रही है और उसकी मदद कर रही है एनर्जी को प्योर फॉर्म में एब्जॉर्ब करने में। हालांकि वहाँ आसपास अनडेड कहीं भी नहीं थे, जिस वजह से जाओशन सोचता है कि उसके दोस्त कहाँ गए, पर अगले ही पल उसे एक एनर्जी महसूस होती है जो कि उस काय की थी। वो समझ आता है कि वो तीनों खतरे में हैं और जाओशन को बचाने के लिए वहाँ बाहर अकेले लड़ रहे हैं। ये सोचते हुए जाओशन ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को बढ़ा दिया था। वो पहले नॉर्मल स्पीड में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि इतनी फास्ट प्रोसेस बॉडी के लिए ठीक नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रोसेस बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में वो सारी एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। इस चीज से बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसने पहले सोचा था कि पूरे एक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर वो थर्ड लेवल पर तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उस डिवाइन ट्री रूट की पार से जो नेचुरल एनर्जी उसे मिली और साथ ही उसने जो अपनी वेन्स को अचानक वो एनर्जी प्रोवाइड की, इस वजह से वेन्स का पोटेंशियल बढ़ गया और वो डायरेक्ट फोर्थ लेवल पर प्रमोट हो गया। हालांकि वहाँ बाहर अभी उन तीनों अनडेड की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि काय और उस लड़के ने मिलकर उन्हें हरा दिया था। साथ ही यहाँ काय अभी यान लुओ का गला पकड़े हुए था। तभी वो लड़का कहता है कि बस करो, इन जैसे गार्बेज से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी अभी तो हमें उस लड़के को भी अच्छा सबक सिखाना है। जिस पर काय
यान लुओ की गर्दन और उसके सर को अलग करते हुए कहता है कि उसके लिए तो मैंने अपना स्पेशल अटैक बचा कर रखा है। खैर, इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था तभी जाओ शन उस गुफा से बहुत ही तेजी से बाहर निकल कर आता है और काय को धक्का देते हुए कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों पर हमला किया और उन्हें गार्बेज कहा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी और इसकी सजा है मौत। इतना कहते हुए जाओ शन ने हेवेली एनर्जी से बने अपने ब्लेड्स बाहर निकाल लिए थे और उन्हें लेकर वो सीधा आगे बढ़ गया था। हालांकि वो लड़का अपनी वाइन से जाओ शन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ शन की एनर्जी, स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो वाइन्स उसे स्लो तक नहीं कर पाती, जिस वजह से जाओ शन सीधा जाकर काय से टकराता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर वो लड़का तुरंत काय के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? जिस पर काय कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये लड़का पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, हमें इससे देकर फाइट करनी होगी। लेकिन इतने में ही जाओ शन वहाँ जाकर उस लड़के को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और काय, जिसने उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। इस तरह से हमला करते हुए उसने काय को ऊपर ले जाकर फिर से नीचे फेंक दिया था। तभी वो दूसरा लड़का देखता है कि उसके चेहरे पर चोट आ चुकी है। उसे इस चीज से गुस्सा आता है और वो तुरंत एक पत्थर उठाते हुए जाओ शन पर फेंकता है। हालांकि जाओ शन यहाँ अपनी स्पीड से काय के पीछे आते हुए उसे लात मारकर सीधा उस पत्थर की तरह फैलता है और काय पत्थर से टकराता है और सीधा जाकर यहाँ उस लड़के पर ही आकर गिर जाता है, जिससे उन दोनों की ही हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि अब वो दोनों ही समझ चुके थे कि जाओ शन ने जरूर उन अंडों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ चुकी है और अब वो उससे नहीं लड़ सकते। वो कह रहे थे कि उन्हें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जाओ शन गुस्से में उनसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर रहूंगा। हालांकि जब वो हमला कर रहा था तभी आसमान से एक ट्री गार्ड जाकर गिरता है, जिसके कंधे पर जाओ लिन बैठी हुई थी। साथ ही वहाँ पीछे किंग चेन और मिस्टर लैन भी थे। किंग चेन यहाँ जाओ लिन से कहती है कि यही वो तोहफा है क्या, आपको ये पसंद आया? जिस पर जाओ लिन स्माइल करते हुए यहाँ जाओ शन की तरफ देखती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से फॉलो कर लीजिए।